तो जो मैंने काम बोला था कल, कितने लोगों ने किया? ठीक, मैं फिर बता रहा हूँ, इकोनॉमी में एक चीज़ याद रखना कि साथ के साथ काम करते चलोगे ना तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और इकोनॉमी में एक बार बता रहा हूँ, एक बार पढ़ के समझ लिया ना इकोनॉमी, तो अभी चाहे पढ़ा हुआ मतलब ठीक है 2-3 बार रिवाइज कर लोगे अभी साथ के साथ मैं जैसे बताते जा रहा हूँ, तो पीटी के क्वेश्चन हो बना लोगे आराम से, मेंस के क्वेश्चन हो बना लोगे आराम से। मैं फिर बार बता रहा हूँ, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो कल अपने पीटी का सिलेबस कल देखो, कल मैंने वैसे बताया था जो मान लो यूपीएससी ने सिलेबस मेंशन किया है, अगर पीटी के सिलेबस को ये जो डिफाइन किया है यहाँ पे, ये है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिलेबस एक तो है, ठीक है, दूसरा है जो अपने पीटी के जो क्वेश्चन होते हैं उसके आधार पर बनाया गया। तो इसमें अपन पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, भाई इकोनॉमी क्या है, अर्थशास्त्र क्या होती है, क्या देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, सारी चीज़ें। फिर मुद्रा बैंकिंग, ठीक है, जिसमें बैंकिंग वाला आरबीआई के बारे में देखो, आरबीआई का हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय लेखांकन है, इससे क्वेश्चन आते हैं। वैदेशिक क्षेत्र है, लोक वित्त है, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस हो गया, प्लानिंग हो गया, याद करो 12 पंचवर्षीय योजनाएं, अभी नीति आयोग है, सप्तवर्षीय योजना चला रही है, वो सारी चीज़ें। कैपिटल मार्केट ये हमेशा क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। मेंस का सिलेबस अपने कल देख लिया था मोटा मोटा, कृषि संबंध क्षेत्र हो गए, गैर कृषि क्षेत्र हो गए, ठीक है। अब एक मोटा मोटा सबसे पहले देखते हैं भाई इकोनॉमी क्या है। सबसे मेन चीज़ तो यही है ना कि अपने को जो जिस टाइप की इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है, और क्या है इसकी शाखाएँ क्या है, वो पूरा एक बार, ठीक है। तो इसमें अपन क्या क्या देखेंगे, पहली बात तो अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है, ये चीज़ समझ, ठीक है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में संबंध क्या है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। उत्पादन के कारक, तो ये याद करो, जैसे 9th एनसीईआरटी क्लास पढ़ोगे ना आप, तो उसमें पहला चैप्टर में यही चीज़ दी है, 4 के बारे में, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक चीज़ें, इसीलिए मैंने बोला था 9 to 11 जरूर पढ़ लेना, बहुत मस्ट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। प्रमुख आर्थिक क्रियाएं क्या, तो मैंने बोला था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, टर्सरी सेक्टर। अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी होती है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसकी विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, चुनौतियाँ क्या है। ये बेसिक मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ से भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो पहले मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी, इसलिए मैंने बोला था पढ़ने के लिए कि ये सारी बेसिक आइडिया आपको इकोनॉमी के बारे में हो जाएगा, इकोनॉमी क्या है, ठीक है। तो एक छोटी चीज़ जो हमेशा अपन यूज करेंगे इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी में, ठीक है, वस्तु और सेवा में क्या अंतर होता है, ध्यान से समझना। देखो, वस्तु जैसे मान लो कि मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे मोबाइल है, ध्यान से समझना, ठीक है। आप इसको आप टच कर सकते हो आराम से मोबाइल को, ठीक है, टेंजेबल है, मतलब मूर्त है, ठीक है। और सेवा क्या आती है, दिखती नहीं, जैसे मैं मोबाइल बेचने का काम कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, अब ये सर्विस में दे रहा हूँ, ठीक है, सेवा मतलब मोबाइल बेचने की मेरी दुकान है, या मान लो कि मैं मोबाइल ऑपरेटर की दुकान खोल के रखा हूँ, ठीक है, या सर्विस डिलीवरी वैसे सेवा दिखती नहीं है, ठीक है, टच नहीं कर सकते आप इसको, मतलब आप महसूस कर सकते हो, जैसे मान लो कि मैं भाई मोबाइल बेचने का मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक तरीके से आप मोबाइल बेच रहे हो, परंतु जो बेचने की प्रोसेस होता है सेवा क्या लगता है, दिखता नहीं है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो वस्तुएं होती है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वो टेंजेबल मूर्त है, ठीक है, टच कर सकते हैं। वस्तु के उत्पादन और बिक्री का समय अलग अलग होता है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, जैसे फैक्ट्री में मान लो मोबाइल बनता है, ठीक है, और जो यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो यहाँ पे शॉप पे कहीं खरीद रहा है, ठीक है। तो वस्तु का उत्पादन कहीं और हो रहा है, ठीक है, और बिक्री का जो समय होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उत्पादन होते बिक जाता है, ऐसा नहीं होता, मार्केट में आएगा, सेल वेल, उसका एडवर्टाइजमेंट होगा, सारी चीज़ें होगी, तो ये अलग अलग होता है, ठीक है। दूसरी सेवाएं इंटेंजिबल होती है, अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब जैसे मतलब अपना कल्चर होता है, कल्चर को आप, ठीक है, आप जैसे जैसे बोल देते हैं भाई वेशभूषा, सही सारी चीज़ें, पर आप उसको महसूस करोगे, ठीक है, ना कि उसको ऐसे टच करके वैसे नहीं देख सकते आप, ठीक है, तो टच नहीं कर सकते। जबकि बिक्री का समय समान या एक ही होता है, ठीक है। जैसे ध्यान समझना, जैसे मैं मोबाइल बेच रहा हूँ तो उसी टाइम में एक सर्विस काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं बेच रहा हूँ तभी वो सर्विस में दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हमेशा रिपीट होती रहेगी,
इकोनॉमी, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहली बात है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। अब ये मुझे बताओ अपने सिलेबस में इकोनॉमी है या इकोनॉमिक्स है? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, यही चीज़ मैं कल समझा रहा था कि अपने को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, अपने को इकोनॉमी पढ़ना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। पहली बात देखो, इकोनॉमिक्स क्या होता है? यह एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत समाज के भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन किया जाता है। भाई कैसे भौतिक कल्याण कैसे होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, वितरण हो गया, बचतों की, मौद्रिक नीति होगी, मौद्रिक स्फीति हो गई, राजकोषीय नीति इत्यादि, ठीक है। मतलब सबाई सी बात है कि ऐसे ही अपन इकोनॉमिक्स से कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए ताकि लोगों का विकास हो, सड़कें अच्छी बने, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा सब चीज़ें हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से काम करे, सर्विस सेक्टर अच्छे से काम करे। अर्थशास्त्र का साप्ताहिक अर्थ है धन का शास्त्र, ठीक है। अर्थात यह उन सभी सिद्धांतों का संग्रह है जिनका प्रयोग करके दुर्बल संसाधनों को उचित प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास में स्थिरता को बनाए रखना प्रमुख होता है। कैसे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता रहे और मतलब ऐसा नहीं कि महंगाई ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग तथा वितरण की प्रक्रिया, ये चीज़ सिंपल सा छोटी भाषा में अगर आप देना चाहो इकोनॉमिक्स को, जो अगर बोलोगे अर्थशास्त्र, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है और उपभोग होता है, उनका कंज्यूमर होता है एक जो उपभोग कर रहा है, तथा वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूट की जो प्रक्रिया होती है वो जो होती है इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। एडम स्मिथ जानते हुए जो अर्थशास्त्र का जन्मदाता था, अपनी बुक द वेल्थ ऑफ द नेशन में धन का विज्ञान कहा था इकोनॉमिक्स को, ठीक। अब एक वर्ड है इकोनॉमी, ठीक है। अब ध्यान से समझना इन दोनों में अंतर, ठीक है। वह व्यवस्था जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में संसाधनों का नागरिकों को आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो सके, तथा इसके संपूर्ण प्रक्रिया में जो धन की मुख्य व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। छोटा अगर शब्दों में समझो, भाई अर्थव्यवस्था शब्द किसी क्षेत्र के नाम के बिना अधूरा है, तब पूर्ण शब्द है भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखो इसमें मतलब क्या होता है कि भाई रीजन वाइज जाता है। अब आपको अगर मान लो भाई मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, तो भारत की अर्थव्यवस्था की भाई एक अलग विशेषता रहेगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है ये, तो सिस्टम भाई सब पता है हर पर्टिकुलर कंट्री में अलग अलग होता है। इसीलिए अपन अगर इसको समझना है तो भाई किसी कंट्री कॉन्टेक्स्ट, इसलिए मैंने बोला कि ये अपने को पढ़ना है, इकोनॉमी अपने को पढ़ना है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अपने को पढ़ना है, ठीक। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि संसाधन है, संसाधनों को अगर आवंटन अपन अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है, धन प्लस नागरिक में, ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा, आर्थिक कल्याण होगा, ठीक है। तो ये चक्र बनता है। मान लो कि अधिक कल्याण, आर्थिक कल्याण होगा तो समाज में संसाधन और बढ़ेंगे तो फिर उनका आवंटन होगा, फिर ऐसे करते चलता रहता है, ठीक है। क्षेत्र विशेष में जो मैंने कल बताया था कि वर्च्यू होता है, मतलब एक सर्किल होता है, उत्पादन को बढ़ते चले जाता है, इन्वेस्टमेंट होता है, लोगों की आय बढ़ती है, फिर लोग और कंज्यूम करते हैं तो फिर और प्रोडक्शन बढ़ता है, तो ऐसे करके वर्च्यू जो है मतलब एक जो है समृद्धि होती रहती है, प्रोग्रेस चलती रहती है, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज़ ये याद रखना, ठीक है। मतलब ये बेसिक चीज़ें, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है इन पे, मतलब ठीक है, मैंने एक पता होना चाहिए एक समझने के लिए स्टार्टिंग, क्योंकि आगे जाके इसी पे ही बिल्डअप होगी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ठीक है। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक थ्योरेटिकल है, सिद्धांत है इसमें। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वाला जो है अपन ज़्यादा इतना नहीं पढ़ते, जो कॉलेज वॉलेज की तैयारी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, मतलब सिद्धांत सारी चीज़ें। अपने को पढ़ना है भाई, सीधी सी बात है भाई, कैसे काम कर रही है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका वास्तविक स्वरूप है और अपने को यही पढ़ना है, ठीक है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक सिद्धांत सम्मिलित है जिनका प्रयोग करके किसी देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का गतिशील चित्रण है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, जितने भी जो सिद्धांत बने होते हैं उनके अप्लाई फॉर्मेट में देखते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी तैयारी पूरी अप्लाई फॉर्मेट में होती है। कभी वो चीज़ें आपको ये नहीं पूछेगा एक्स वाई, जैसे मान लो कि अपन अगर आप चाहे सीशेट पढ़ लो या साइंस पढ़ लो, उसमें साइंस में कभी फॉर्मूला ये सब सारी चीज़ें नहीं पूछेगा, वो आपको उससे एप्लीकेशन पूछेगा। तो ये इकोनॉमी की जो एप्लीकेशन है, अर्थशास्त्र की जो एप्लीकेशन है, वो अर्थव्यवस्था है, और वो अर्थव्यवस्था ही
है जो पढ़ते हैं अपन आगे पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवा के उत्पादन हेतु 4 कारक या संसाधन माने गए हैं। तो मैंने बताया था कि उत्पादन 4 कारक होते हैं। लैंड सबसे मेन चीज़ होती है भूमि। अब देखो जब तो भूमि नहीं होगी ना तो एग्रीकल्चर होगा, नहीं कोई तुम्हारा मैन्युफैक्चर सेक्टर डेवलप कर पाएगा, नहीं सर्विस सेक्टर डेवलप कर पाएगा। तो प्रोडक्शन के लिए जो अपने को 4 फैक्टर चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होते भूमि। ठीक है, तो भूमि भाई प्राकृतिक संसाधनों का समूह जो उत्पादन में सहयोगी होता है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अपन भूमि की बात करें तो भाई भूमि तब होगी तभी तो खेत अपन खेती कर पाएंगे। ठीक है, अपन खेती करने के लिए स्वाभाविक सी बात है बीज वीज कहाँ से आएगा, ट्रैक्टर वैक्टर कहाँ से आएगा, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, अपने को पूंजी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ कैपिटल होगा तो बीज बीज खरीद के लाओगे। ठीक है, अब भाई स्वाभाविक सी बात हो बीज कौन डालेगा खेत में, तो उसके लिए अपने को श्रम चाहिए। ठीक है, तो मानवीय प्रयास चाहिए। फिर उद्यमशीलता होनी चाहिए, श्रम भी है पर वो आलसी श्रम में सोचो, इंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए ना कि हाँ, जैसे मान लो, ध्यान समझना, मान लो ये खेत है, सबसे पहली चीज़ तो भाई खेत होना चाहिए। अगर मान लो मुझे कोई फसल उगानी है, या मान लो चलो ठीक है फसल से नहीं लेते अपन, कोई इंडस्ट्री से एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मान लो कि मुझे कोई इंडस्ट्री लगानी है, ध्यान से समझना, तो सबसे पहले मुझे कहीं लैंड चाहिए, लैंड मुझे ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। आज जब मुझे लैंड ऑक्यूपाई करनी हो सकती है कभी मेरी खुद की हो, ठीक है, दूसरे ऐसा हो सकता है कि भाई मुझे खरीदना पड़े, तो मुझे उसके लिए कैपिटल चाहिए। ठीक है, याद रखना कि कैपिटल में दोनों आता है, धन भी आता है टेक्नोलॉजी भी आती है। तो मान लो कि ज़मीन मैंने खरीद लिया, अब मुझे चाहिए भाई उसके लिए पूंजी चाहिए मुझे भाई। एक तो ज़मीन खरीदने के लिए भी चाहिए, दूसरी चीज़ मुझे मान लो कि मुझे कोई इंडस्ट्री लगानी, मान लो कार बनाने की इंडस्ट्री लगानी, तो इसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। ठीक है, अब ये तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मुझे अब चाहिए इसमें लेबर जो काम करेंगे, गाड़ी बनाने का, पुर्जा बनाने का, उसका काम करेंगे। अब बात है ये खर्चा है, ज़मीन खरीदने का खर्चा है सोचो। ठीक है, फिर उसके बाद लेबर को जो तनख्वाह उनका देना उसका खर्चा है, कोई मैं टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ उसका खर्चा है। तो इसके लिए जो चाहिए वो जो आपका जोखिम लेने की जो प्रवृत्ति है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि भाई इंडिया में रिस्क लेने वाले फैक्ट जो है लोग बहुत कम पाए जाते हैं। इसीलिए देखने इंडिया में उद्यमशीलता कितना अच्छा विकास नहीं है। इंडिया में लेबर भी है, ठीक है, कैपिटल भी अच्छा खासा है, अब ठीक ठाक हो गया है, लैंड है, परंतु इंडिया के लोगों में ये नहीं है। इसीलिए याद करो स्टार्टअप कैंपेन शुरू किया गया था। तो सोचो समझो कि ये चीज़ें क्यों शुरू करी है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी इकोनॉमी इन्हीं के चारों के पीछे ही इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक, अब देखो उत्पादन के 4 कारक है। अगर आपने मैं बोला था कि 9th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ो तो वहाँ पहले चैप्टर में ये सारी चीज़ें बताई दी गई, सारा अच्छे तरीके से समझाया, कहानी के द्वारा समझाया। एनसीईआरटी में बता रहा हूँ ना, जो पढ़ाने का जो तरीका वो बहुत शानदार है, कहानी में वो सब कुछ पढ़ा दी है। अब देखो अगर आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें दिया भी गया है ये सारी चीज़ें। अब देखो आय, अगर भूमि को आप ध्यान से समझना कि तो आप किसी को भूमि को किराए पे दे सकते हो। ठीक है, भाई किराए में मान लो कि कोई लोग ज़मीन को किराए में दे के रखते हैं कि भाई इसमें खेती करो आप ये। ठीक है, दूसरा आप एक लगान वसूल सकते हो, जैसे अंग्रेज लोग वसूला करते थे, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो भाई जमींदार जो लोग होते थे वहाँ से ये याद करो, रेतवाड़ी, टाईवाड़ी, ठीक है, बंदोबस्त हो गया, मालवाड़ी हो गया, वो क्या था, लगान वसूलना होता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, किराया लगान वसूलना। तो ज़मीन पे ये होता है। दूसरी बात, अगर मान लो कि आप पूंजी लगाते हो तो सिपाही सी बात है इसका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, या आप मान लो किसी को पूंजी दे रहे हो, मान लो पैसा दे दिया आपने, किसी को टेक्नोलॉजी दी अपनी, तो आपको क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा ना, ब्याज मिलेगा ना। ठीक है, तो उससे ये इनकम होती है। अगर आप अपना श्रम बेच रहे हो उसी इंडस्ट्री में, ठीक है, ध्यान से समझना, इसी इंडस्ट्री में श्रम बेच रहा हूँ अपना, तो मुझे क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, मेरा भाई मंथली जो पेमेंट होगा, वेजेस मुझे जो है वो मिलेंगे। ठीक है, और जो ये जो कंपनी का जो मालिक है, इसने जो रिस्क लिया है, इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और कार्ल मार्क्स हमेशा इसके ही विरोधी में था कि भाई मेहनत लोग ये करें, ठीक है, और सारा फ़ायदा जो है जो मालिक है वो उठा ले जाता है। अरे पर बात है कि भाई रिस्क भी तो यही ले रहा है ना। अगर सोचो कि कार्ल मार्क्स ऐसे बोलता था कि 90 रुपये श्रमिकों में बांट दो और 10 रुपये जो है ओनली मालिक अपने पास रखे, तो भाई समझ बात वो रिस्क कौन लेगा। अब मान लो कि कंपनी कल घाटे में चली गई, तो फिर उसका मजदूर से ही भरेंगे, मजदूर तो अपने तनख्वाह से मतलब रखते हैं।
तो इसीलिए कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सेंस में जो फेलियर रहा थोड़ा, मतलब अगर आप देखोगे एक तरीके से तो रीजन यही रहे थे उसके। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत सारी आप जब टेस्ट सीरीज दोगे तो ये चीज़ें पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं फिर बात बता रहा हूँ कि ये जो 4 पॉइंट है, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया और एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये चारों चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसी के पीछे जो है पूरा इकोनॉमी इन 4 चीज़ों के पीछे घूमेगा। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया के अंतर्गत 2 केंद्रीय समस्याएं होती है। क्या होता है कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि पहली तो प्रॉब्लम ये रहेगी, बस संसाधनों का अभाव है। ठीक है, रिसोर्सेज ही नहीं है अपने पास। अब ये जो अवधारणा थी ना, ये पहले थी। अगर आप जैसे मैंने पढ़ा है कहीं बुक में, ठीक है, तो पहले ऐसे बोला जाता था कि भाई संसाधन ही नहीं है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो पहले ऐसा होता था कि इसलिए जनसंख्या को पहले बर्डन माना जाता था। ठीक है, ध्यान से समझना है चीज़ को। तो बहुत सारी थ्योरी चलती थी इकोनॉमिक्स में कि भाई जनसंख्या बर्डन है। याद करो जैसे माल्टा सिद्धांत, ये सब सारी चीज़ें आई थी। तो ऐसा हुआ कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि ठीक है, संसाधनों का अभाव, जैसे आज भी बोलते हैं कि भाई कल जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है भारत की, पता नहीं क्या हाल होगा रहने के लिए, लोगों के पास ज़मीन बचेगी खाने के लिए। भाई स्वाभाविक सी बात है, जैसे मकान बनते जा रहे हैं तो ज़मीन जो है एग्रीकल्चर लैंड वो ख़त्म होती जा रही है। कैसे प्रोडक्शन होगा, क्या होगा, तो संसाधनों का अभाव पाया जाता है। परंतु बाद में जब धीरे धीरे इन चीज़ों पे काम होने लगा तो चीज़ें बदली और उन्होंने बोला कि देखो संसाधनों का अभाव नहीं है, संसाधनों का खोज करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे सोचो कि पहले कोयला था, कोयले से बिजली उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो ऐसा सोचा गया भाई अब ठीक है, आप पृथ्वी के गर्भ से जो है कोयला निकाले जा रहे हो, कब तक निकालोगे, एक दिन तो ख़त्म होना ही है। परंतु बोला गया नहीं, देखो आप कोयला से बिजली बनाने का काम कर रहे हो ना, वो चीज़ सोचो आज सौर ऊर्जा से हो रहा है काम बिजली बनाने का। तो आप जो है संसाधनों की खोज करो। पृथ्वी ने मतलब पृथ्वी ने इतने जो संसाधन दिए हैं, जैसे सूर्य से बिजली बनने लगी, भूतापीय ऊर्जा बनने लग गई, पवन ऊर्जा बनने लग गई। ठीक है, बहुत सारी जो है नए नए, आप उनका खोजो। ठीक है, तो इसके बाद में जो ये अवधारणा जो बदल गई कि संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव नहीं है, संसाधन आपको खोजने पड़ेंगे। आप अगर यही सोच के रखोगे बस कोयला ही है हमारे पास बिजली उत्पन्न करने के लिए, तो फिर समझ बात, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ख़त्म होना ही है। पर नहीं भाई, पानी से भी बिजली बनती है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, हवा से एनर्जी बन रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बाद में बदला। ठीक है, पर जैसे इसलिए आजकल देखो ना, जनसंख्या को लेके कोई भी कंट्री ज़्यादा परेशान नहीं रहता। भाई सबाई सी बात है कि ठीक है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर लैंड, चलो ठीक है भाई, कम होते जा रहा है, परंतु देखो ना आजकल जीएम क्रॉप्स आ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है जीन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें कि भाई आप रिसोर्स जो है, रिसोर्स तो चलो ठीक है जो भी है उसको डाइवर्सिफाई करो, उसमें विविधता लाओ, तो ऑटोमेटिक चीज़ें खत्म, मतलब कम, वो बर्डन नहीं रहेगा। ठीक, तो पहली चीज़ याद। दूसरा एक होता है कि भाई संसाधनों का उचित आवंटन न होना ही समस्या है। सबसे बड़ी क्या होता है, जैसे मान लो कि भारत में देख लो, अब जैसे मान लो कि अडानी अडानी लोग हैं, ये बोला जाता है ऑक्सफैम की रिपोर्ट से, ठीक है, कि 90% जो मतलब जो धन है लगभग इस 10% लोगों के पास ही है। सोचो कि 90% लोग 10 रुपये में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सोचो कितना 0 पॉइंट कितने कम परसेंटेज आ रहा है। तो ये हकीकत है, ये दिक्कत है। तो भाई संसाधनों को उचित आवंटन न होना एक चुनौती है। स्वाभाविक बात है कि बोलते ना कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अडानी देखो पैसे वाला होता जा रहा है, पर गरीब गरीब होता ही जा रहा है। तो इन संसाधनों का उचित आवंटन न होना एक समस्या है। तो स्वाभाविक बात है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वेलफेयर स्कीम चलाती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, गवर्नमेंट इसलिए चलाती है ताकि संसाधनों का उचित वितरण। ऐसा नहीं कि बैंक में जो लोन मिल रहा है एक बस अडानी को ही मिल रहा है, ठीक है, नॉर्मल जनता वहाँ जाने तो उनको नॉलेज नहीं मिल रहा। अरे ये होता है, दिक्कत तो ये भी तो है ना, ये चीज़ तो है ही। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो सरकार के सामने समस्या क्या है, क्या उत्पादन किया जाए। तो सबसे पहली बात है कि भाई क्या गवर्नमेंट को उत्पादन करना चाहिए। जैसे 1991 के दौर से पहले सरकारी सब कुछ, तुम्हें पता, घड़ियाँ भी सरकारी बना रही थी, मोबाइल फ़ोन घड़ियाँ सरकार बना रही थी, स्कूटर भी वो बना रही थी। तो ऐसा होता था कि सरकारी सिस्टम तुम्हें पता ही है, लोग जाते हैं आधा घंटा भी काम नहीं करते, बैठे रहते हैं दिन भर। तो वही हाल था कि बहुत डिले प्रोसेस थी सरकारी सिस्टम का। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, धीरे धीरे एलपीजी रिफॉर्म के दबाव में जब किया,
तो सबसे पहले भाई सरकार क्या काम करे, सरकार को क्या क्या काम करने चाहिए, सरकार को कौन कौन से उत्पादन करने चाहिए, ठीक है, उत्पादन कैसे किया जाए, श्रम पूंजी कहाँ से आएगी, ठीक है। आप मान लो गवर्नमेंट की एम्प्लॉय बनाओगे तो उनको सारे क्राइटेरिया होगा, इसीलिए तो प्राइवेटाइजेशन को दिया जाता है। प्राइवेट लोग ऑटोमेटिक श्रम भी लाते हैं कम पैसों में, कैपिटल उनके पास होता ही है, ठीक है। उत्पादन किसके लिए किया जाए, अब मान लो गवर्नमेंट उस टाइम मान लो कि स्कूटर बना रही थी, तो भाई सवाल की बात है कि किसके लिए किया जाए, कौन जनता कौन खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं सरकार के सामने समस्या आती रहती है। उपयुक्त समस्या को निम्नलिखित तरीके से भी व्यक्त किया जा सकता है कि क्या उत्पादन किया जाए और उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक है। तो अब स्वाभाविक सी बात है इन चीज़ों के लिए आएगी अर्थव्यवस्था की क्रियाएं क्या होती है। तो पहले सबसे आती है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, इसलिए मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में वस्तु और सेवा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, सारी इकोनॉमी इसी के पीछे भागेगी, ठीक है। आय का सर्जन कैसे होगा, ठीक है, कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करेंगे अपन, कहाँ से आएगी, कैसे वस्तु सेवा उत्पादन करेंगे अपन, और उसका उपभोग एवं निवेश व्यय क्या होगा, कंज्यूम कौन करेगा उसको, इन्वेस्ट कौन करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो इसी के आधार पर जो है अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ लेना, ये एक मोटा मोटा जैसे याद करो 2013 या 14 का क्वेश्चन उसमें आया था कि बंद इकोनॉमी क्या है। मैं बार बता रहा हूँ पीटी के और मेंस के क्वेश्चन रटे होने चाहिए, ताकि जब आप ये पढ़ोगे इस नोट्सों को पढ़ोगे तो आप उसको यूटिलाइज अच्छे तरीके, अब जैसे मुझे पता लग गया भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका मतलब ऐसा 22 बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इन द बेसिक ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ, ठीक है, अंतर संबंधों के आधार पर, ठीक है। तो एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, ध्यान से समझना, और एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ऐसे तो इधर देखेंगे अपन। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, जैसे मान लो यूएसए की मान लो कि ओपन है इकोनॉमी वहाँ पे, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था भारत जो है 1991 से एक तरीके से बंद अर्थव्यवस्था थी, मतलब ये था बंद, पूर्ण रूप से बंद तो नहीं बोल सकते, परंतु बंद इस तरीके से भारत जो है ज़्यादा ना तो आयात करता था ना ही ज़्यादा निर्यात करता था, क्योंकि भारत को जो गुलामी का जो असर पड़ा था 200 साल तक गुलाम रहे उसका डर था उस टाइम आज़ादी के बाद, इसलिए भारत ने ये स्वरूप बनाए रखा कि बंद अर्थव्यवस्था ना ज़्यादा आयात करेंगे ना ज़्यादा निर्यात करेंगे। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि खूब आयात करते हैं खूब निर्यात करते हैं, ठीक है। ओपन इकोनॉमी खुली हुई है, सरकारी ज़्यादा तंत्र काम नहीं कर रहा है। बंद इकोनॉमी तो इसलिए देख लो ना, यहाँ पे जब भारत में चल रहा था तो लाल फीताशाही का जन्म हुआ, बहुत सारी दिक्कतें हुई, नौकरशाही का विकास हुआ। ऐसा बोला जाता है नौकरशाही जो होती है सांप जैसे किसी मणि पे बैठता है वैसे हो गया था, ठीक है। फेरा एक्ट है, ठीक है। बहुत सारी जो कंपनियां होती थी उनके बाहर ये पुलिस वाले ज़बरदस्ती उनसे अगर पैसे नहीं देते थे उनकी कंपनी को सील कर देते थे, तो बहुत सारे नुकसान होता था, बहुत सारी कंपनी इसमें ख़त्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें, वहीं खुली अर्थव्यवस्था में कहते हैं गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, बाजार को अपने अकॉर्डिंग काम करने देती है, कि बाजार की सामान जो सप्लाई डिमांड है उसी आधार पर जो है चीज़ें इकोनॉमी प्रोग्रेस करती रहे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अंतर संबंधों के आधार पर दो प्रकार से खुली अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था। फिर अगला संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, जो रिसोर्स हो किसके हाथों में, सरकार के हाथों में होगा, तो याद रखना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, कि पूर्ण रूप से मान लो कि वहाँ समाज ही मतलब जो है सरकार का जो सरकार ही देख रही है सारी चीज़ें। तो जैसे इसलिए रशिया में मान लो रशिया को समाजवादी देश बोला जाता है। भारत में भी स्टार्टिंग में जब नेहरू का काल था तो उसको समाजवादी बोला जाता है, कि क्यों समझ बात है, उस टाइम याद करो कि हर चीज़ सरकार के हाथों में थी, मोस्टली जो चीज़ें थी वो सरकार के हाथों में ही थी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में मतलब इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये भी माना जाता है कि है ना व्यक्ति विवेकशील नहीं होता है, व्यक्ति को कोई भी मूर्ख बना सकता है, इसीलिए सरकार को थोड़ा लोगों को सोचते हुए ध्यान देना चाहिए। मार्केट में मान लो कोई ज़्यादा दाम नहीं लगा रहा हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है कि व्यक्ति को विवेकशील माना जाता है, और इसका सिद्धांत का मानना है कि भाई सरकार को जो है मार्केट से बाहर अपना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी करना चाहिए, और मार्केट को फ्रीली चलते रहना देना चाहिए, ठीक है, मतलब डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए जो पूंजीवादी देश है, मान लो वेस्टर्न जितनी कंट्रीज़ है, अमेरिका हो गई, यूरोप की जो कंट्रीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देती है, ठीक है। और ये बाजार में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, और भारत में तो उस टाइम ऐसा हो रहा था कि लाल फीताशाही ये सारी चीज़ें थी।
तो अब भारत ने देखा भाई पूर्ण रूप से अपन समाजवादी भी नहीं बन सकते, ठीक है, और पूर्ण रूप से उस टाइम पूंजीवादी भी नहीं बन सकते थे, ठीक है। तो 1991 के दौर तक जब आप 11th वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। इसीलिए मैंने बोला तो पढ़ लेना, साथ के साथ काम करोगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। जो अभी मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ तो ये कहाँ से बता रहा हूँ, मैं वहीं से बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ी है। तो फिर क्या हुआ कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाना था तो पूंजीवादी भी नहीं अपना सकते थे भारत, नहीं समाजवादी अपना सकता था। तो भारत ने क्या किया, जो समाजवाद की इच्छा है, मतलब कि अच्छी चीज़ें हैं उसको ले लिया, और पूंजीवाद की जो अच्छी चीज़ें थी थोड़ा थोड़ा उसको ले लिया, और भारत की जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर रख लेना कि जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस की होगी, पूंजीवादी यूएसए की होगी, ये भारत की, ठीक है, दोनों को मिक्सअप है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर अगला विकास की अर्थव्यवस्था के आधार पर, जिसमें अलग विकसित अर्थव्यवस्था जैसे बुरुंडी देश है, बहुत सारे गरीब देश है, वो लोग सब इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो विकास के अर्थव्यवस्था जैसे अलग बुरुंडी हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, अभी विकास का स्तर इतना अच्छा नहीं है, तो अलग विकसित अर्थव्यवस्था ही कहलाती है वो, ठीक है। फिर है अगली विकासशील में जैसे भारत आ जाएगा, ठीक है, जो थोड़ा अच्छा ठीक ठाक लेवल पे प्रोग्रेस कर रहे हैं और आगे चांस है कि विकसित देश बन जाएंगे। विकसित जो मान लो यूएसए हो गया, जापान हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें विकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और याद रखो जो इकोनॉमी के आधार पर ही बोला जाता है कि कोई देश विकसित देश है, ये अर्थव्यवस्था है, याद रखना। अगर वहाँ की जो अर्थव्यवस्था विकसित है तो विकसित देश कहलाएगा। जहाँ की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अभी प्रोग्रेस ही कर रही है, तो विकासशील देश कहलाएंगे। और जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा माइनर लेवल पे सोचो कि आज भी बैंक नहीं है, जहाँ पे आज भी तो बुरुंडी उधर लोग देखो, देश में बहुत बुरा हाल है। भारत जाके वहाँ पे उनके लिए गूगल पेमेंट इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि भाई खुली और बंद अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, पीटी में क्वेश्चन भी आया था एक बार। और दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करते चलोगे ना, तो अब क्या होगा कि फिर धीरे धीरे जब बड़ी चीज़ें आएगी ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अभी से इन चीज़ों को समझते चलना, मैं फिर बता रहा। तो ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी में क्या अंतर होता है, तो पहले मैंने बता ही दिया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके अंतर्गत वस्तु और सेवा के आयात निर्यात को अनुमति या स्वतंत्रता होती है। तो मैंने बोला ही था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की आराम से आज़ादी होती है। परंतु इसमें क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात पूर्णतः प्रतिबंध होता है। मतलब मेरा माना कि बंद अर्थव्यवस्था, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन का, एक चीज़ समझना, ये होता है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था मान लो कि खुला मैदान है, चारों तरफ जो खुला रहता है, आप इधर से जा सकते, इधर जा सकते, इधर जा सकते, इधर से जा सकते। बंद अर्थव्यवस्था मान लो कि चारों तरफ से कोई बंद कमरा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था अपनी, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान से समझना। और यही याद करो कि वो 2013 या 14 का क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्ट ये वर्ड था बंद अर्थव्यवस्था, और उसका यही आंसर था। जहाँ आयात निर्यात पूर्णतः प्रतिबंध होता है तो वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक। दूसरी, यह अर्थव्यवस्था संसाधनों के मुक्त आवागमन का समर्थन करती है। भाई सीधी सी बात है, जब ये आयात निर्यात को एकदम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रहे हैं, तो स्वतंत्रता दे रहे तो सभी सी बात है कि भाई आप कोई सा भी चीज़ आयात कर सकते हो, कोई सा भी निर्यात कर सकते हो, तो मुक्त आवागमन की समर्थन करते हैं। परंतु इसके अंतर्गत नहीं होगा, इसके अंतर्गत संरक्षणवादी नीतियों को प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए जो बीजेपी गवर्नमेंट कभी कभी है ना, कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप करती है कि कंजर्वेटिव माइंडसेट की है कांग्रेस, ठीक है, ये रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हैं। अरे बात सही है कि कहीं ना कहीं अगर देखोगे, जब नेहरू ने स्टार्टिंग में जब मिक्स इकोनॉमी अपनाया, ठीक है, इसलिए आज के लिए जो बीजेपी वाले बोलते हैं कि उस टाइम अगर भारत शायद कैपिटलिज्म के सपोर्ट में जाता तो आज भारत की स्थिति नहीं रहती। देखो ये बीजेपी को आज बोलना इतना इजी लग रहा है, शायद ये भी उस टाइम अगर बनते ना, सरकार वगैरह बनते, तो ये लोग भी नहीं करते। भाई देश उस टाइम सोचो, आज़ादी का इतना भयंकर आपने झेला है 200-250 साल, और आप अचानक से कैसे उसी प्रक्रिया में आ सकते हो। दूसरी बड़ी बात क्या थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में सारे जो विश्व में हर देश के जो पूंजीवादी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई थी। और जो रूस का जो समाजवाद मॉडल था उस टाइम सक्सेस रहा था, इसीलिए नेहरू जो थे वो समाजवाद से प्रभावित थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है ना। तो भाई भारत का जो फॉर्मेशन हुआ वो किस तरीके से हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि उस टाइम का शासनकाल कैसे चलेगा। आज तो आप बोल सकते हो, उस टाइम की जो सिचुएशन अलग थी। सोचो उस टाइम भारत का एक तो सबसे पहले देश का एकीकरण करना था, फिर उसी टाइम अगर तुम बोल दो कि नहीं, राज्य की कोई भूमिका नहीं रहेगी। दूसरी बात आप देखोगे ना, स्टार्टिंग में जब
भारतीय इकोनॉमी की जब बात होती है तो भाई स्टेट के पास ही पैसा था, सरकार के पास ही पैसा था। निजी लोग इतने, क्योंकि अंग्रेजों ने भाई सबाई सी बातों अपने ही पेट भरते गए, मतलब भारत में ज़्यादा उद्यमी उन्होंने जनरेट नहीं होने दिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि वो जब भारत के ज़्यादा कैपिटलिस्ट लोग पनप ही नहीं पाए। अगर सोचो कि स्टार्टिंग में, अगर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर जब मान लो आज़ादी के बाद में अगर अपन पूंजीवादी स्वरूप अपना लेते हैं ना, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बुरा हालात होता। आज सोचो कि जब 1991 के बाद से, जब से अपन ने देखा है कि जब से कैपिटलिस्ट अपन पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो सोचो कि असमानता कितनी बढ़ रही है। अगर आखिर बता रहा हूँ, अगर 1947 के बाद में अगर अपन अपना लेते हैं, तो मैं बता रहा हूँ ना, आज ये हकीकत होता जो अभी तो एटलीस्ट ऐसा बोला जाता है कि 10% लोगों का 90, तो भाई एक, फिर तो ये होता कि 1% ही होता, बहुत ज़्यादा गरीबी होती, ये बहुत दिक्कत होती। एटलीस्ट उस टाइम भाई ज़रूरत थी देश को, सबाई सी बात है। तो मतलब हाँ देखो, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, टैलेंट का हुआ थोड़ा बहुत भाई, जो लोग उद्यमी बनना चाह रहे थे, सरकार ने लाल फीता सही, फेरा एक्ट, फेमा एक्ट, ये सारी चीज़ें रेगुलेशन एक्ट लाए, इससे दिक्कतें हुई, बहुत सारी इंडस्ट्री ख़त्म भी हो गई इसके कारण। ठीक है, अब वो देखो, वो जो बोलते हैं ना कि भाई सरकार की कमी नहीं थी, जो इम्प्लीमेंट करने वाली जो ब्यूरोक्रेसी थी उसका दिक्कत थी वो। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें हैं। ठीक, जब आप प्लानिंग कमीशन पढ़ोगे ना, जब पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो उसमें देखे ना, उसमें यही सारी चीज़ें आएगी, प्रॉब्लम आएगी, भाई क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो याद रखना है, इसके अंतर्गत संरक्षणवादी नीति को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि प्रोटेक्शन पॉलिसी होता है, कि भाई सबाई सी बात है कि भारत के लोगों को जो है, भारत के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो यहाँ पे, बाहर चीज़ें कुछ ना तो भेजनी है ना अपने को कुछ लेनी है। ठीक है, तो ये संरक्षणवादी नीति अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत उदारवादी नीति की पालन किया जाता है। याद रखना, उदारवादी जो नीति होती है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। अब ये इनडायरेक्ट रूप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उदारवाद किसको बढ़ावा देता है, तो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इसमें मतलब लिबरल होते हैं, सरकार ज़्यादा बाजार में हस्तक्षेप करती नहीं है, तो कानून भी जो है ढीले ढाले होंगे। ठीक है, ज़्यादा इतने नहीं है कि भाई, जैसे भारत में क्या हो रहा था, लाल फीताशाही वो टाइप से हो रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यह एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि सभी संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में एक देश के पास उपलब्ध होना संभव नहीं है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो बंद इकोनॉमी पॉसिबल ही नहीं, कि आप कहीं भी पूर्णतः आयात निर्यात ना करो। ऐसा हो सकता है कि आप सोचो कि भाई सब चीज़ें, भाई सब बात भारत से ही उत्पादित कर सकता है। अब जैसे मान लो कि ये सोलर जो है बनती है, सोलर ऊर्जा बनती है, सौर ऊर्जा बनती है, तो इसमें जो चाहिए वो सिलिकॉन में भाई कहीं से अपने को दक्षिण अमेरिका देशों से मंगाना पड़ता है, चिल्ली से, इनसे। तो भाई सब ऐसी बात है, वो आगे जब वो नहीं करोगे तो फिर कैसे आप डेवलपमेंट करोगे। बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, उसके लिए तो आपको इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो भारत में नहीं है। अभी देखो प्याज, अभी देखो वापस से भाव बढ़ रहा है, तो प्याज भी अपन फिर विदेशों से अपन इम्पोर्ट करते हैं। तो भाई सवाई सी बात है, ये आइडियल सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि अपन कभी जो क्लोज इकोनॉमी हो जाए, कोई बोल दे कि कोई देश क्लोज इकोनॉमी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि सभी संसाधनों को पर्याप्त मात्रा में एक देश के पास उपलब्ध होना संभव नहीं है। मतलब समझ बात है, कोई भी एक देश पूर्ण रूप से इस चीज़ को उगा ही नहीं सकता। अरे भाई ये ऐसे कैसे नोट्स बना दिए। अब मैं पलटूंगा तब भी ये ऐसा ही दिखेगा ना, वो तो ऐसा ही दिखेगा, क्या मतलब है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, रुको एक मिनट, छोटा किया जाता है, फिर देखते हैं, पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर सर, उस स्क्रीनशॉट को सर कर लीजिए। ऐसा कुछ हो सकता है, देखते हैं। अभी रोटेट कहाँ से होगा, बात तो है ना, अभी रोटेट भी तो हो ना, रोटेट किधर से होता। स्क्रीनशॉट वाला चीज तो रोटेट हो जाएगा ना सर, वो गैलरी में आपका रहता है। नहीं 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 हो रहा है ना, ये देखो, ये दो ही ऑप्शन दिए है। चलो एक बार देखते हैं कहाँ आया होगा फोटो। रोटेट रोटेट रीनेम सेटेबल राइट, नहीं आ रहा ना, रोटेट हो ही नहीं रहा।
आप फिंगर से भी कर सकते हैं सर, फिंगर से गोल घुमाइए उसको, फोटो को। नहीं हो रहा ना, देखो। आप फिंगर से घुमाइए सर, फिंगर से दोनों अंगुली से, एक अंगूठे से और एक मेन फिंगर से ऐसे अरे घुमाइए नहीं उसको, हो रहा है, रुको रोटेट। रुको। अभी हो, चलो हो तो गया। ठीक है, दिख रहा है ना अब? हाँ अभी दिख, थोड़ा सा जूम। इतना ही हो रहा ठीक है होगा। ठीक है। ठीक है, हाँ सुनो नहीं ठीक है देखो, ठीक। समझना मेन इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे शायद पेन नहीं चलेगा। चलो ठीक है, सुनो पढ़ो। ठीक है, पेन एक बार देखो, ट्राई करते हैं पेन चलता है क्या। पेन भी चलेगा सर, एडिट में जाकर सर पेन चलेगा सर। एडिट एडिट किधर है? चलो ठीक है, रोज सुन लो बस, ठीक है। अब सुनो देखो, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि समाजवादी जैसे मान लो रूस हो गया, ठीक है, तो इसमें ये माना जाता है कि व्यक्ति ज़्यादा विवेकशील नहीं होता है, उसका कोई भी शोषण कर सकता है, इसलिए राज्य को ही सारी चीज़ें अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ यही रहता है। पूंजीवाद को मैंने बताया था कि इसमें व्यक्ति को विवेकशील माना जाता है। भारत में जो मिक्स अर्थव्यवस्था अपनाएगी, इसमें ऐसा माना गया कि कुछ सरकार डिसीजन लिए महत्वपूर्ण डिसीजन, और कुछ चीज़ें बाजार पे छोड़ दी जाए, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। केंद्रीय संस्था मतलब जो भी सरकार रहेगी, ठीक है, उसके द्वारा किया जाएगा। या मान लो कोई राजा है, जैसे मान लो सऊदी अरब में, तो वहाँ पे वो करेगा, ठीक है। पर पूंजीवाद में क्या होता है, ठीक है, इसी कीमतों का निर्धारण बाजार शक्ति द्वारा किया जा सकता है, इसलिए इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो याद रखना, पूंजीवाद को ही बाजार आधारित मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका सीमित होती है, तथा सरकार की नियामक या रेगुलेशन की जो है, रेगुलेटर की भूमिका अदा करती है। मतलब वही बता रहा हूँ कि सरकार क्या करती है कि कुछ कुछ, जैसे मान लो आज भी है, जैसे मान लो कि अब तो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, तो पहले रेलवे को भारत गवर्नमेंट ही करती थी, पर जैसे आज ही परमाणु है, इसका जो है एनर्जी है वही कर रही है। अब तो धीरे धीरे भारत भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, भारत पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। पर पहले ऐसा होता था कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती थी जो सरकार ही करती थी, ठीक है। और दूसरी बात है, जो और चीज़ें थी, जैसे मान लो कि कोई जूता बनाने की फैक्ट्री है, कोई भी बना रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट जो है निगरानी करती थी, रेगुलेट करती थी, भाई कितना क्या हो रहा है, कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, कोई टैक्स नहीं दे रहा है, सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। पर पूंजीवाद में क्या होता है कि बाजार पे छोड़ दिया जाता है, भाई तुम उत्पादन करो करो, हमें टैक्स दे दो, ठीक है, वो उससे मतलब होता है, ठीक। समाजवादी अर्थव्यवस्था में दूसरी बात यह है कि आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है, तो मैं वही बता रहा था। उत्पादन हो, चाहे उपभोग हो, विनिमय हो, वितरण हो, चारों आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण रहेगा, जो वहाँ की जो सरकार रहेगी उस पर। आप क्या प्रोडक्ट कर सकते, मतलब क्या प्रोडक्शन कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आप क्या कंज्यूम करोगे, क्या नहीं कर सकते, इस पर भी कंट्रोल होता है। रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी सब उसके अकॉर्डिंग डिसाइडेड होता है। पर पूंजीवाद में क्या होता है, इसमें आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। तो मैं वही बता रहा होता कि भाई जब बाजार पे छोड़ दिया जाए, बाजार कौन है वहाँ पे, प्राइवेट जो है वही कंपनी आगे आएगी, ठीक। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि यह अर्थव्यवस्था बाजार प्रतिस्पर्धा एवं जन कल्याण दोनों को सम्मिलित रूप से प्रोत्साहित करती है। मतलब इसमें गवर्नमेंट ये भी देखती है कि नहीं, जैसे अभी देखो ध्यान से देखना, भारत में क्या होता है, जैसे मतलब टमाटर का दाम बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है कि नहीं, टमाटर दाम बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट फिर कहीं से इंपोर्ट करेगी, या जो बफर बना के रखती है उसको बाज़ार में छोड़ेगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी करती है। या बहुत बार लोग क्या करते हैं कि माल का भंडारण कर, जैसे मान लो कि प्याज है, देखो ये तरीका है बहुत बड़ा, ये भी एक पैसा कमाने का तरीका, लोग मिडिल मैन यही करते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से देखना, जैसे मान लो क्या हुआ कि मार्केट में चाहिए 100 प्याज, ध्यान से समझना, अरे इधर प्रोडक्शन हो रहा है आराम से 100 प्याज का हो रहा है, तो स्वाभाविक की बात बहुत सस्ता, मान लो 10 रुपये किलो आराम से मिल रहा था। अब मिडिल मैन सोचेगा भाई मेरे को तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, मान लो मैं किसान से 5 रुपये में खरीद रहा हूँ, और इधर मैं बेच रहा हूँ, मान लो लागत कॉस्ट मेरा रह सारी चीज़ें, तो वो 10 रुपये में, मान लो कि 5 रुपये किसान से लिया, 10 रुपये में यहाँ बेच रहा हूँ। अब वो दिमाग लगाता, वो क्या करता है, देखो डिमांड सप्लाई वाला खेल समझ रहा है। अब वो क्या करेगा कि मान लो कि 100 प्याज है मार्केट में, तो उसने क्या किया, 50 को स्टोरेज कर लिया अपने पास। आप सोचो कि मार्केट में है 50 ही प्याज, लेने वाले हैं 100 प्याज, 100 लोग हैं जो उनको एक एक प्याज चाहिए, मान लो, ध्यान समझना, पर तो सामने है 50 प्याज ही है, तो स्वाभाविक सी बात, अब क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, मांग बढ़ गई है, सप्लाई पर तो सोचो कम हो गई, आधी हो गई है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा।
इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसी को ही इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो बोलते हैं जमाखोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, उसको इसी टाइप के लोग होते हैं वो, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अब देखो, अब आराम से ध्यान से समझना, वो किसान से तो खरीदे ना किससे, 5 रुपये में। अब मार्केट में स्वाभाविक सी बात है कि पहले 10 रुपये के बिक रहा था, अब लोग 20 रुपये पर केजी भी देने को तैयार हो जाएंगे। तो सोचो कि अब इसका जो मिडिल मैन का जो प्रॉफिट है 15 रुपये बढ़ गया। तो ये फ़र्क होता है, इसीलिए मिडिल मैन जो है जमाखोरी करते हैं। बहुत बार जो महंगाई आप देखते हो ना, टमाटर का, प्याज का, इसमें बहुत बड़ा भूमिका होता है। दाल में इसमें महंगाई आ जाती है, लोग स्टोरेज करके देख लेते हैं बड़े बड़े। अभी जो गवर्नमेंट जो बिल ला रही थी उसमें यही तो था, अडानी यही तो करने जा रहा था कि वेयर हाउसेज बनाने जा रहा था। और मैं बता रहा हूँ ना, अगर वो जिस लेवल पे गवर्नमेंट सोच रही थी, अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती तो भाई वो एक अकेला बंदा होता जो दाम फिक्स करता कि किस चीज़ का दाम क्या होने वाला है। तो ये गवर्नमेंट अब क्या ही करते हैं, उनको गवर्नमेंट को चुनाव फंडिंग चाहिए होती है, तो वो लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसने बहुत जगह वेयर हाउसेज अपने बना लिए थे, वो सारे मार्केट में कब्जा करना चाह रहा था, समझ रहे हो। मान लो कि फल भी अपने अकॉर्डिंग बेचना चाह रहा था वो मतलब जहाँ मंडियाँ होती है ना, वो मंडियों को रिप्लेस करना चाह रहा था अकेला बंदा, सोचो। तो ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन यही करते हैं। तो ये चीज़ समझो कि फिर वो कल अपने हाथों में होता कि वो फिर बाजार पे नहीं, सोचो बाजार पे निदान नहीं होता ना, फिर वो बंदा जो चाहता वो वैसे प्याज का, सेव का, इनका जो है दाम फिक्स होते फिर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक। अब देखो दूसरी बात क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, तीसरी बात, इस अर्थव्यवस्था में नागरिकों की आवश्यकता अनुसार उत्पादन किया जाता है कि भाई जनता को जितनी डिमांड है उतना ही करो, फालतू विदेशों में छोड़ो, पहले देश के लोगों को जितने उत्पादन है उतना ही करना चाहिए। इधर क्या होता है, पूंजीवाद में निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो भाई लाभ कमाने के लिए फिर वो कुछ भी करेंगे, इसीलिए देखो ना, इसीलिए तो बोला जाता है कि कैपिटलिस्ट जब माइंडसेट आता है, पूंजीवाद आता है, जैसे दृष्टि जो कोचिंग जो पनपी है ना, मतलब इतने बड़े लेवल पे, देखो उसका यही अंतर है ये आप चीज़ समझो। उसके देखो कॉर्पोरेट स्टाइल वो फॉलो करता है, पूंजीवाद एकदम पूरा एडवर्टाइजमेंट देखो उनका जो इंटरव्यू लेने का वो देखो, मार्केटिंग भाई पूरी टीम लगी रहती। तो ये चीज़ याद रखना, उसका भाई मेन प्रॉफिट में फिर बता रहा हूँ, उनका लाभ कमाना है। मैं जब वहाँ काम कर रहा था, ठीक है, मैं आखिर बता रहा हूँ कि उनको कोई मतलब नहीं है बच्चों से। उनको साफ बोलना है कि भाई हमें ऐसी बुक बना के दे दो जिसको एसएससी वाले भी पढ़ ले, वनडे एग्जाम वाले भी पढ़ ले, यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी पढ़ ले। अब सोच लो बुक क्या ही फिर यूपीएससी के लिए बनेगी। उनको प्रॉफिट चाहिए भाई, समझ बात है। अगर यूपीएससी के लिए कोई क्वालिटी बुक बनाए तो यूपीएससी वाले खरीदेंगे। अब उससे क्या होगा, समझ बात है, उनकी बिक्री कम होगी। अब बिक्री कम होगी तो भाई वो उसके लिए नहीं काम कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ हकीकत में बता रहा हूँ। तो जो कैपिटलिस्ट जो गवर्नमेंट होती है, मतलब कैपिटलिस्ट कंपनियाँ होती है, जो भी XYZ है, जो इस माइंडसेट से काम करते हैं, वो वहाँ पे भाई सीधी सी बात है, उनका प्रॉफिट काम होता है। प्रॉफिट सीधी सी बात है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। दूसरी बात होती है कि समाजवाद में देखते हैं अपन कि अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम जन कल्याण करना होता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, ठीक है। परंतु इधर पूंजीवाद में क्या होता है, ठीक है, इसमें ये माना जाता है कि वेलफेयर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। इसलिए देखो मैं सही बता रहा हूँ, जैसे दिल्ली में एक मेट्रो चली थी एयरपोर्ट को जोड़ने वाली, तो उसमें रिलायंस कंपनी भी लगी थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो सारा सब कुछ हो गया, जब उसको लगा कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो छोड़ के भाग गई, फिर उसको सरकार को चलाना पड़ा। तो ऐसा ही होता है कि जो बहुत बार देखना कि जो हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, वहाँ पे तो ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो पैसे लगाने आ जाएंगे और गाँव में सड़क बनाने नहीं आएंगे। इसलिए बोला जाता है कि आज सरकार मान लो हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन कल आगे आने वाले समय के लिए। इतना भी नहीं कर दो कि फिर चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि समाजवाद में क्या होता है, लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो। इसलिए देखो ना क्यों ज़रूरत है आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की। ये चीज़ समझो ना, क्यों ज़रूरत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होते, सोचो कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं कितना लूटते हैं लोगों को। पर वही है कि चीज़ें उनका भाई प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, उनका मेन मकसद ही यही होता है प्रॉफिट कमाना। चाहे प्राइवेट स्कूलें आप देख लो, प्राइवेट आप कॉलेजेस देख लो आप, ठीक है, प्राइवेट जो आप जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप हॉस्पिटल देख लो, जितने भी सारी प्राइवेट है, उनका मेन जो मोटो होता है, उनका मेन मोटो ही यही होता है कि प्रॉफिट कमाना। और जितनी भी सरकार की जितनी भी संस्थाएं, वो उनका काम होता है सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक।
तो एडम स्मिथ के अनुसार यह अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप की नीति का पालन करती है। कौन सी? पूंजीवादी। मतलब ये बाजार में जाके ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, सरकार फ्री छोड़ देती है, ठीक है। अर्थात आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए इसे मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। याद रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के 2-3 नाम हैं, एक तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं और एक इसको ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशन है उसमें देखा था, यह लेज फेयर हस्तक्षेप की नीति मुक्त अर्थव्यवस्था, ठीक। दूसरी बात अपन समाजवादी अर्थव्यवस्था की 1-2 क्वालिटी और है, ये बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, सरकार रेट डिसाइडेड कर देती है, तो डिमांड सप्लाई का नहीं। प्याज 10 रुपये किलो बिकेगा तो 10 रुपये किलो ही बिकेगा, फिक्स कर देती है सरकार। जैसे राशन की दुकानों पे देखो ना, चाहे मार्केट में चाहे कितना भी, चाहे प्याज हो, चाहे जैसे मान लो राशन की दुकानों पे मान लो गेहूँ मिल रहा है, गेहूँ वहाँ सरकार की रेट फिक्स है, 5 रुपये किलो में मिल रहा है, आजकल तो फ्री में मिल रहा है। तो आप चाहे इधर साथ सोचो कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, पर सरकार की जो राशन की जो दुकान होती है पीडीए, जो वहाँ पे फिक्स होता है। तो वैसे वैसी बात है कि बाजार का उस पर ज़्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। परंतु अगर पूंजीवादी में जाओगे तो समझो तो डिमांड सप्लाई की बात पे फर्क पड़ता है, ठीक। दूसरी बात है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत का पालन नहीं होता। मैं वही बता रहा हूँ कि भाई स्वाभाविक सी बात है, कार्ल मार्क्स यही तो बोलता था भाई, यही होना चाहिए कि नहीं तो पूंजीवादी लोग क्या करते हैं, मैंने बताया, जो जमाखोरी कर लेते हैं, जो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो वो लोग जानबूझ के करते हैं, तो इस कारण से महंगाई बढ़ती है, गरीब लोग मर जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स से मानता है, इसलिए समाजवाद को बढ़ावा देना चाह रहा था कि नहीं, समाजवाद होगा तो लोगों का कल्याण होगा, नहीं तो लोगों का शोषण होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कहाँ थे अपन? पीडीएफ कहाँ गया वो? ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें समझ लेना, ठीक है। अब देखो, जैसे कल मैं इसके बारे में पढ़ा रहा था, अब देखो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अब ये इकोनॉमिक बेसिक चीज़ें है, ये समझ में आ गई ना। इकोनॉमी मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है, बस ये चीज़ें बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ लो। क्या सप्लाई डिमांड खेल है, क्या मिक्स इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। उत्पादन के फैक्टर अपन ने 4 देखे हो, ठीक है। अब ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, इनको सारी इकोनॉमी इसी के ही इर्द गिर्द घूमेगी सबसे, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है? इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट डेवलपर जो होते हैं वो। तो यह कच्चे माल की आपूर्ति का क्षेत्र है, मतलब कि जो कच्चा माल किसके लिए, जो द्वितीय क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, उसका कच्चा माल यहाँ से आता है। तो कृषि में इससे संबंध जो क्षेत्र होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। याद रखना ये चीज़, प्राइमरी सेक्टर का जब अपन बैंक पढ़ेंगे तो बैंक में ये होता है कि प्राइमरी सेक्टर के लिए 45% फिक्स होता है कि आप इसी को ही लोन दोगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड छोटे मोटे उद्योग इनसे समझ। तो ये याद रखना, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक। अगला देखो, सेकेंडरी सेक्टर, इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल मशीनों की सहायता से किसी नए उत्पाद को उत्पादित किया जाता है। ध्यान समझना, जैसे यहाँ मान लो गेहूँ, जब तक गेहूँ, याद रखना गेहूँ प्राइमरी सेक्टर का ही है, परंतु जब गेहूँ किसी आटा मिल में जाता है वो फिस जाता है, और याद को जैसे आशीर्वाद आटा है वो बिक रहा है मार्केट में, तो वो याद रखना वो सेकेंडरी सेक्टर में हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ मान लो कि मक्का है, मक्का जाके मान लो कि कल वही जाके वो क्या बोलता है, पॉपकॉर्न बन जाता है, तो वो याद रखना द्वितीय सेक्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन किया जाता है विनिर्माण या निर्माण आदि के द्वारा। ध्यान से समझना, मक्का यहाँ पे जैसे 20 रुपये के जी मिल रहा है, ध्यान से समझना, 20 रुपये के जी मिल रहा है, जब इसी का जब पॉपकॉर्न बनाया जाता है तो भाई वो बहुत महंगा हो जाता है, किलो में तो पता नहीं कितना ही महंगा चला जाएगा वो, आराम से बहुत, जहाँ अगर आप मूवी वूवी देखने जाओगे तो वो तो और ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। सर देसी वैरायटी, एक देसी वैरायटी होती है सर, वो 100 रुपये, एक देसी वैरायटी होती है पॉपकॉर्न की सर, वो 100 रुपये के जी मिलते हैं और उससे ज़्यादा बेहतर होता है सर। हाँ, जो भी है, मतलब मेरा कहना मतलब कि तो सोचो ना, अब यहाँ पे रियल में तो जो मक्का हो 20 रुपये के जी ऐसे ही मिलता है, 20-25 रुपये के जी, पर ये सोचो इसका सर 5 रुपये का पैकेट मिला। हाँ, मतलब वही है, जो भी है समझो ध्यान। तो ये चीज़ समझो कि मूल्यवर्धन हुआ ना, वैल्यू एडिशन हुआ ना, इसमें वैल्यू एडिशन हुआ। सोचो कि मक्के से अपने पॉपकॉर्न बनाते उसका मूल्यवर्धन होकर मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बस इतना याद रखो कि द्वितीय सेक्टर में जो प्राथमिक सेक्टर का जो कच्चा माल होता है उसी का मूल्यवर्धन किया जाता है, या उसमें कुछ ना कुछ, मतलब जैसे मान लो कि आटा से अपन ने मतलब गेहूँ से आटा बना दिया, अब सोचो वही है, ऐसे गेहूँ मान लो 25 रुपये किलो मिल रहा है, परंतु मैं सही बता रहा हूँ, जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 50-50 रुपये किलो आटा पहुँच जाता है, और यहाँ पे अगर जाओगे जैसे मोस्टली 25 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, पर इसको वही पीस के तैयार कर दिया तो 50 रुपये किलो हो गया। तो यही है, द्वितीय सेक्टर में यही काम होता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ठीक। अब जैसे मान लो रेत होती है, अब रेत
अब स्वाभाविक सी बात है यहाँ जाके वो बन रही है, ठीक है, मकानों में यूज हो रही है, विनिर्माण क्षेत्र में यूज हो रही है। या मान लो कि जो वाइट मार्बल होता है, वाइट मार्बल जब यहाँ जाके बनता कितना महंगा हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर में क्या होता है भाई, स्वाभाविक बात है, जो यहाँ माल बना, पॉपकॉर्न बना, इसको जो बेचने का काम कर रहा है वो सर्विस सेक्टर है। यह क्षेत्र प्रारंभिक एवं द्वितीय क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों में सहयोग करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर यहाँ बना, मान लो गेहूँ ही था यहाँ पे, अब इसको कोई बेचने जा रहा है, अब बेचने में जो ट्रांसपोर्ट मान लो यूज हो रहा है, वो सर्विस दे रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, ध्यान से समझना, तो वो सर्विस सेक्टर हो गया। अब यहाँ पे जब मशीन में मान लो कि जो उत्पादन किया जा रहा है, अब यहाँ से जब ये मार्केट में जाएगा, तो इसमें मान लो जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मान लो कि मिडिल मैन हो गया, जो भी है, जो लोग बेचने का काम करते हैं, ठीक है, तो वो सोचो कि वो लोग जो है सेवा क्षेत्र की तरह काम करते हैं। तो इसीलिए याद रखना कि यहाँ पे जो यहाँ से ट्रांजेक्शन लोग मदद कर रहे हैं, यहाँ से हम मदद कर रहे हैं, तो वो लोग याद रखना मिडिल, मतलब जो सेवा क्षेत्र के लोग कहलाते हैं। यह शेष दोनों क्षेत्रों के मध्य संयोजक का कार्य करता है, ध्यान से। तो मैंने बोल दिया कि ये लिंकेज से काम करता है। जैसे मान लो कि ट्रांसपोर्ट होके जाएगा, या मान लो कि कोई मशीन है, तो वो भी सर्विस सेक्टर की है ना, ठीक है। जैसे दूसरी बात, अगली चीज़ क्या होगी, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, आदि सारी चीज़ें। तो परिवहन अपने देख ही लिया था। बैंकिंग हो गया, बैंकिंग सोचो कि अब प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे मैंने क्या बोला, बीज कब आएगा, पैसे होंगे, पैसे मान लो कि आप लोन लेने जाओगे, तो बैंक दे रहा है आपको लोन, तो वो सेवा दे रहा है आपको, उसके बदले आपसे ब्याज ले रहा है। शिक्षा हो गई आप, ये सर्विस सेक्टर है। चिकित्सा हो गई, ये सर्विस सेक्टर है। याद रखना, यहाँ पे लोगों की सेवा की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पूरी इकोनॉमी है जो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। पूरा अपन इकोनॉमी जो पढ़ेंगे, अब ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार अपने देख लेते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था USA, जितने पश्चिमी देश है। विकासशील अर्थव्यवस्था भारत हो गया, ठीक है। अलग विकसित अर्थव्यवस्था जैसे मान लो बुरुंडी देश है, जो अभी बहुत ज़्यादा इतने अच्छे से विकसित नहीं हुए, ठीक है। इसमें भी यही आ गया क्या? अरे मैं बोलूँगा तो कोई दिक्कत है क्या? मैं बोल तो अभी रोटेट नहीं होता है यहाँ पे, फिर वो स्क्रीन से लेके, ठीक है। सुनो, छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान समझना बस, और कुछ नहीं। देखो, अलग विकसित अर्थव्यवस्था, जैसे मान लो मैंने बोला बुरुंडी, अलग विकसित है, मतलब ध्यान समझना, उसको अलग विकसित किस आधार पर बोला जा रहा है? जहाँ मान लो कि आज भी जो इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर पे बेस है, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो विकासशील देश, जहाँ पे मान लो कि एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक है, मैन्युफैक्चर भी ठीक ठाक है, सर्विस सेक्टर भी काम कर रहा है। थर्ड जो सेक्टर होता है, वहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर का पार्ट कम होते जाता है, मैन्युफैक्चर का थोड़ा बढ़ता है, और सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा होता है। भारत में उल्टा है भारत में एग्रीकल्चर में तो कम हुआ है, ठीक है, पर लोग ज़्यादा लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में। सर्विस सेक्टर में GDP में योगदान तो बढ़ा है उसका, परंतु उसमें लोग कम लगे हुए हैं। मैन्युफैक्चर होना चाहिए था कि भाई समझ बात है, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए, सेकेंडरी से फिर टर्शरी का होना चाहिए। भारत में उल्टा हुआ है, डायरेक्ट प्राइमरी से अपन टर्शरी सेक्टर में चले गए। तो ये भी एक भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो है प्रॉब्लम है, ठीक। तो अलग विकसित अर्थव्यवस्था कैसी होती है? जहाँ संसाधनों का दोहन प्रारंभिक अवस्था में, वही बता रहा हूँ कि अभी वहाँ पे रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना ही नहीं सीखा है। अभी सोचो वहाँ पे जो मान लो कोयला है, उसको उपयोग ही नहीं हो रहा बिजली बनाने में। बुरुंडी देशों में देखो जाके, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है? संसाधनों का दोहन प्रारंभिक, परंतु अनेक संभावनाएं विद्यमान है। धीरे भारत देखो जैसे कोयला से है, पर और ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है भारत के पास, तो और अच्छे से अपन देखो ना। इसलिए आज भी अपन कोयला बाहर से इंपोर्ट करते हैं। PT में कितनी बार 3-4 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न है कि अपन बाहर से जो है चीज़ों को अपने को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। आज भी अपन सोचो कि इतनी एफिशिएंट रूप से काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है, अपन अलग विकसित देशों से थोड़ा तो आगे हैं, परंतु जो विकसित देश है उनसे तो पीछे हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? संसाधनों का अधिकतम दोहन होता है, ये याद रखना। मतलब यहाँ जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। जैसे ध्यान से, मैं एक एग्जांपल से समझ रहा हूँ। जैसे मान लो कि 100 किलो मान लो कि आपके पास कोयला है, ठीक है, ध्यान समझना। जो अलग विकसित देश है, मान लो कि उनके पृथ्वी में 100 किलो कोयला पाया जाता है, तो वो लोग 1 किलो ही निकाल रहे हैं, या मान लो 10 किलो निकाल रहे हैं, और उसका भी जो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनका इतना पर्याप्त यूज नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। भारत में ऐसा है कि 50-60 निकाला जा रहा है, ठीक है, परंतु इसका यूज भी अपन इतने ज़्यादा भी नहीं, 50 के समथिंग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है वो क्या कर रहा है कि 90 तक इसका यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उसको उतने को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, संसाधन अच्छे हैं उनके पास, ठीक है। तो ये चीज़ याद है, संसाधनों का अधिकतम दोहन करते हैं वो, ठीक।
इंडिया में अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं मिलता है, इसलिए साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं। को ऑस्ट्रेलिया वहाँ से सब जगह से करते हैं, ठीक है। तो मतलब समझो अभी मेन चीज़ यही है, बात ऐसे नहीं है, अगर जो कोयला है भारत में अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो ना तो उसको भी रिफाइन करके अच्छा बनाया जा सकता है, पर बात वही टेक्नोलॉजी का अभाव है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। आगे देखो, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक है। मैंने बोला था कि एग्रीकल्चर आज भी, जैसे बुरुंडी चले जाओ, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारी वीडियो देखे हैं मैंने, वहाँ लोग है ना आज भी आदिवासी जीवन जी रहे हैं, आज भी वो तीर कमान से जाके जंगलों में जानवरों को मारते हैं, खाते हैं। वही है बुरुंडी नामीबिया, वो तो जाके देखो, सोमालिया उधर, वो आज भी उसी और से सोचो। अब यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अब देखो, जो विकासशील अर्थव्यवस्था क्या रहेगा, यहाँ प्रति व्यक्ति आय अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम है, ठीक है। परंतु यहाँ पे लोग ऐसे नहीं कि वही आज भी आदिवासी जीवन जी रहे हैं, एग्रीकल्चर में नहीं है। यहाँ पे भारत में देखो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी है, सेकेंडरी सेक्टर जो है, द्वितीय क्षेत्र उस पर भी है, तृतीय क्षेत्र में भी अच्छा खासा योगदान है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उच्च प्रति व्यक्ति आय है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई प्रति व्यक्ति आय के रूप से बहुत रूप से पिछड़े हुए हैं अलग विकसित देश, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, ठीक। तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हुए देश हैं, तो बस इसलिए तो बोला हूँ कि इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विकास नहीं हुआ, सर्विस सेक्टर विकास नहीं हुआ, ठीक है। इधर क्या है कि आधुनिक तकनीकी का अभी भी अभाव है, यही तो बता रहा हूँ, भारत में भी तो ये दिक्कत है। S-400 आज भी रशिया से अपन इम्पोर्ट कर रहा है, आप भारत आज भी सुरक्षा अपनी खुद की नहीं कर पा रहा, ठीक है। दिक्कत प्रॉब्लम तो है ना, आधुनिक तकनीक का अभाव है। परंतु यहाँ पे क्या, तकनीकी दृष्टि से अग्रणी देश होते हैं, विकसित अर्थ। तो याद है, जब भारत विकसित अर्थव्यवस्था तब बनेगा जब ये सारी चीज़ें होगी, ठीक। दूसरी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि आधारभूत संरचना की गुणवत्ता अत्यधिक खराब है। यहाँ की रोड जाके देखो, आज भी नहीं है, पानी के सिस्टम, ये सारी चीज़ें बहुत खराब है। अलग विकसित अर्थव्यवस्था जहाँ है बुरुंडी वहाँ बहुत बुरा हाल है। यही चीज़ आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हो। भारत में भी आपको अलग विकसित राज्य मिल जाएंगे, विकासशील राज्य मिल जाएंगे, और विकसित राज्य भी मिल जाएंगे आपको। आधारभूत संरचना की गुणवत्ता जैसे अत्यधिक खराब, जैसे बिहार में देखो, रोड सड़कें अच्छे से नहीं बनी हुई है, ठीक है। और जो हमारा थोड़ा विकासशील है, सुदृढ़ आधारभूत संरचना की कमी है, मतलब है ठीठा रोडें बनी, पर और जो देखो ध्यान से, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि यहाँ रोड इतनी ख़राब है कि आप गाड़ी का बुरा हाल हो जाएगा, अगर आप 40 की स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ पे ये है कि भाई ठीक है, आपके पास फरारी गाड़ी है, पर फरारी गाड़ी नहीं चला सकते। और यहाँ पे ये है कि आधारभूत संरचना की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि आप फरारी को भाई 250 किलोमीटर की स्पीड से चला सकते हो। इसलिए भारत में बहुत सारी ऐसी, जैसे KTM वेटीएम, भाई को वो चलाने लायक रोडें है ही नहीं भारत में। उसकी स्पीड जो 250 350 की स्पीड होती है उन गाड़ियों की, जो 10 15 20 25 लाख की गाड़ी आती है, उनकी लायक सड़कें नहीं है भारत में, सोच लो। तो ये भी दिक्कत है, ठीक। गरीब एवं बेरोजगारी की निम्न दर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्वाभाविक सी बात है कि बेरोजगारी जो है ठीक ठाक लेवल पे रहेगी, ठीक है। देखो पॉवर्टी स्वाभाविक सी बात है, जब लोग यहाँ के लोगों को जब रोजगार ही नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर लगा है, तो मतलब लग रहा है कि वो लोग है ना, मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, परंतु वो जो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, उस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ की दिक्कत है कि गरीबी बेरोजगारी की निम्न दर नहीं होनी चाहिए, उच्च दर होनी चाहिए, ठीक है भाई। तभी तो देखो ना, बुरुंडी, सोमालिया इधर भुखमरी, इनके इंडेक्स में जाके देखो तो कितना बुरा हाल रहता है, ठीक है। औद्योगिकरण में अनेकों संभावनाएं विद्यमान है, ठीक है। भारत में आज भी देखो बहुत सारी जो है उद्योगों लिखाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, ठीक है। भारत में अब ये चीज़ें उल्टा हो गई है, ठीक है। भारत में सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा योगदान है, और होना चाहिए था मैन्युफैक्चर दोनों को मिला के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, ठीक। नोट, भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया का उचित क्रम नहीं अपनाया गया। तो वही मैं बता रहा था, जैसे मान लो कि भारत में भाई जैसे पहले देखो, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई भी जब विकसित देश बनता है ना कोई, तो एग्रीकल्चर से फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास होता है, बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जब मैन्युफैक्चर अच्छे से ग्रोथ करता है तब फिर सर्विस सेक्टर डेवलप होता है। भारत में उल्टा हुआ है कि भारत में मैन्युफैक्चर एग्रीकल्चर डायरेक्ट अपन सर्विस सेक्टर की तरफ चले गए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए कल भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। यही कारण आज MSME उद्योग अपना सफल नहीं हो पा रहा, यही कारण है कि अपनी बेरोजगारी है भारत में, ठीक है। तो जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया, इसलिए सरकार विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, PLI स्कीम हो गया, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन आदि योजनाओं को संचालन कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जो PLI स्कीम है, मेक इन इंडिया है, ये क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वास्तव में भारत में विकास नहीं हुआ। और एक चीज़ याद हो, ध्यान से समझना,
मैक्सिमम कितने परसेंटेज पॉपुलेशन है जो इंडिया की पढ़ी हुई लिखी है, 74 की समथिंग ऐसा, ध्यान समझना। अब तुम्हें पता है कि इंडिया में जो एजुकेशन की जो क्वालिटी वो कैसा है, बहुत बुरा हालत है इंडिया का। अब देखो, जो इसमें कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वो लोग तो सर्विस सेक्टर में जाके अच्छा काम कर लेते हैं, अच्छा जॉब, अच्छा पैकेज, 15, 20, 30, 40 करोड़ ऐसे पैकेज मिल जाता है। परंतु अब इनमें से जब कुछ लोग, जैसे हमारा 26% तो बेरोजगार लोग हैं, मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं, तो एग्रीकल्चर में काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो है मैन्युफैक्चर सेक्टर में काम कर सकते हैं। अब देखो, इसमें से जो मान लो कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो 10वीं 12वीं पास होते हैं, ठीक है, अब वो लोग समझ बात है यहाँ तो काम कर ही नहीं पाएंगे, सर्विस सेक्टर में करेंगे तो भाई छोटी मोटी आई के लिए ऐसे साधनों में करेंगे, तो मैन्युफैक्चर सेक्टर बहुत जरूरी होता है इन लोगों को रोजगार देने के लिए। परंतु भारत में क्या है कि ये मैन्युफैक्चर सेक्टर का जो इसका विकास ही नहीं हुआ, इसका अच्छे से विकास नहीं होने के कारण जो ये लोग हैं ये बेरोजगार रह गए। क्योंकि ये भाई स्वाभाविक सी बात है कि ये ऐसे लोगों को जो सेमी स्किल होते हैं उनको रोजगार देता है, हाई स्किल वाले लोग तो सर्विस सेक्टर में चले जाते हैं। तो ये भारत में सबसे बड़ी दुविधा रही है। इसीलिए भारत में बोला जाता है कि भाई इसके लिए भारत को प्रयास करना चाहिए कि एक अच्छे लेवल पे जो अपने मैन्युफैक्चर सेक्टर को जो है उसको प्रोत्साहन दिया है। इसलिए याद रखो, मैं एमएसएमई सेक्टर रिफॉर्म के लिए बात, जैसे एमएसएमई सेक्टर के लिए डेफिनेशन चेंज किया गया, सेल पे स्पेशल इकोनॉमी जोन लाए गए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है 1 स्टेट 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऐसे करके है, ठीक है, वो प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे 2-3 प्रोग्राम चला दिए हैं गवर्नमेंट। ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको विकास करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में योगदान को बढ़ाना, जितने भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया, PLI स्कीम हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब आता है आय का चक्रीय प्रभाव, ठीक है। अब देखो, यहाँ से अगर आप 9th क्लास का अगर पढ़ोगे तो शायद दूसरा तीसरा चैप्टर है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर 9th क्लास में अच्छा खासा मिल जाएगा। 10th में थोड़ा बैंकिंग ये शुरू होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, NCT पढ़ लेना। अब आएगा चक्रीय प्रभाव क्या होता है, ठीक, मतलब पैसे किधर से किधर जाते हैं, किधर आते हैं, क्या होता है, बस यही चक्रीय प्रभाव शायद पहले चैप्टर में समझाएंगे इसके बारे में, ठीक। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 आर्थिक संस्थाएं होती है। एक तो परिवार होता है, हाउस होल्ड होता है, ठीक है, एक फर्म होती है, फर्म मतलब कंपनी मान लो, कोई भी मान लो, ठीक है, और एक होती है सरकार, ठीक, ध्यान से समझना। ये हाउस होल्ड है, ठीक है, ये फैमिली है, मान लो परिवार है, ठीक है, ये फर्म है, ठीक है, ये गवर्नमेंट है। अब मैं कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। उत्पादन के अपने 4 फैक्टर देखे थे, वो 4 फैक्टर क्या थे? सबसे पहले लैंड चाहिए, एक चीज़ ध्यान समझना। दूसरा पे चाहिए कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। थर्ड अपने को लेबर चाहिए, श्रम चाहिए, ठीक है। चौथा अपने को एंटरप्रेन्योर चाहिए, जो उद्यमी चाहिए अपने को, ध्यान समझना। ये जो चीज़ समझ गया ना, तो वो चीज़ समझ में आ जाएगा। टैक्स वैक्स ये सारी चीज़ें गोला बना के भी पढ़ाया जाता है, ठीक हो, समझ लोगे। देखो, अब ये जो फर्म है इसको सबसे पहले चाहिए एक लैंड चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे ध्यान देखना, बहुत बड़े बड़े जब उद्योग लगाए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमी जो है ना, गवर्नमेंट जो है लैंड प्रोवाइड करती है ना, थोड़ा कम रेट पे प्रोवाइड कर देती है। तो गवर्नमेंट सबसे पहले इसकी जो सहायता करेगी, इसकी सहायता करेगी सबसे पहले लैंड के रूप में सहायता करेगी, ठीक है, मतलब पैसा लेगी इससे, तो ये इसको क्या करेगा, मनी देगा, ठीक। ध्यान समझना, ये चीज़ बहुत, ये गोला समझ गए तो अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी आगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गया, ठीक है, लैंड इनको प्रोवाइड किया, ठीक है। तो इसके याद करो, अपने देखा भी था लैंड का क्या मिलता है, लगान मिल गया, या उसका जो भी है उस टाइप से, मान लो कि यहाँ ये वही मान के चलो लगान मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इनको इस फर्म को लेबर चाहिए, तो लेबर ये हाउस होल्ड लोग हैं, यही देंगे, लेबर देंगे ये लोग, ये अपना श्रम बेचेंगे यहाँ पे। तो याद करो, श्रम बेचेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा इनको, मेहताना, मतलब मासिक वेतन हो गया, ये इनको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान समझना। अब भाई कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल ध्यान से समझना कि जो मान लो कि अपनी जो ये मान लो मासिक वेतन जो कमाएंगे, या मतलब जिनको कमा के रखे पूंजी इनके पास है, तो ये क्या करेंगे, जो बैंक होते हैं, ठीक, ध्यान समझना, ये बैंक ले लो एक, ठीक है। तो ये बैंक में मान लो कि जो अपनी बचत है उसको जमा करते हैं, बचत को अपने को यहाँ पे जमा कर रहे हैं, तो इसके रूप में इनको क्या मिल जाता है, थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाता है, ठीक। अब जो फर्म है इसको की कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल ये कहाँ से लेंगे, बैंक से लेंगे, ठीक है, बैंक से धन ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो धन है, ठीक है, इसके बदले क्या करेंगे, ब्याज चुकाएंगे,
ठीक है। तो कैपिटल मिल गया, लेबर मिल गया इनको, ठीक है, लैंड मिल गया, कैपिटल मिल गया, इंटरप्रेटर तो खुद लोग होते ही हैं, ठीक है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा ध्यान से समझना, जो अभी कंपनी है, मान लो कि प्रॉफिट भी कमाएगी तो ये गवर्नमेंट को तो टैक्स देगी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इस टाइप से जो टैक्स है टैक्स देगी, ठीक है। टैक्स देगी तो गवर्नमेंट इनके लिए थोड़ी सर्विस प्रोवाइड कराएगी, आप शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पे उद्योग लगा सकते हो, ये सारी चीज़। बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना भाई, इन लोगों को सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करा पा रही, इसलिए बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता है। अगर ये गोला समझ लेना ये चारों चीज़ तो समझ में आ जाए कहाँ का क्यों नहीं विकास होता है। लेबर सोचो, बिहार में सबसे ज़्यादा श्रमिक है, पूरे देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं, परंतु वहाँ क्या है कि इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है। नहीं लगने के कारण है गवर्नमेंट पहले तो उनको लैंड प्रोवाइड नहीं करती, मनी प्रोवाइड नहीं करती। दूसरी बात, इनको जो सरकार जो है, ध्यान समझना कि जो सेवाएं प्रोवाइड करती है, मतलब सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें वो नहीं प्रोवाइड कर पाती, इसलिए सोचो क्यों नहीं लगते। वहाँ पे इतने माफिया लोग बैठे हैं बिहार में, वहाँ पे लोग ज़मीन जो अब कोई लेने आती कंपनी, उसको बोलते पहले हमें दो, सरकार की बात तो बाद में जाना, टैक्स पहले हमें दो। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो अब ये एक चीज़ है, अब देखो टैक्स के रूप में सरकार को देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी कमी है सर। हाँ, वो भी एक कमी है, तो वो सरकार तभी तो करेगी ना। है तो रेलवे, हाँ रेलवे से लिंक नहीं है, हाँ वही और तो, सड़कें रेलवे से लिंक नहीं है, और अदर चीज भी बहुत, इंफ्रास्ट्रक्चर मेन कारण है। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें सरकार क्या करती है, टैक्स जो लेती है, इसके भले यही तो काम करती है सरकार, उनको मान लो कि अवसंरचना सुधार करके देगी, सड़क वड़क बना के देगी, सुरक्षा प्रोवाइड करेगी, आश्वासन देगी कि हम आपके हित में काम करेंगे, तभी तो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ रखना, छोड़ो। अब देखो ध्यान से समझना, एक तो ये टैक्स लेगी जो इनका प्रॉफिट बनेगा सरकार, ठीक है। दूसरी बात, जो हाउस होल्ड होते हैं इनका भी भाई, इनकी जो सैलरी है इस पर तो टैक्स लगेगा, तो ये भी जो है सरकार के पास जाएगा ये टैक्स। तो भाई समझ बात है, सरकार टैक्स लेती है इनसे, तो इनके लिए भी तो कुछ काम करेगी। तो इनके लिए मान लो कि जितने वेलफेयर की स्कीम होती है, कल्याणकारी योजनाएं होती है, वो सारी चलाती रहती है गवर्नमेंट, ठीक है। इनके सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, यातायात, सड़क वड़क सब बना रही है, वो कहाँ से बना रही है, यहीं से बना रही है सारे पैसा, ठीक है। तो ये गोला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहीं भी कभी भी जब तुम्हें देखना कोई देश क्यों नहीं विकसित हो पा रहा है, तो यही चारों चीज़ें, ये चीज़ तो चारों फैक्टर याद रखना, ठीक है। दूसरी ये चीज़ें याद रखना, तो इसी से तुम्हारा वो सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा भाई, कोई किसी राज्य में क्यों नहीं विकास हो पा रहा, क्यों नहीं इकोनॉमी ग्रो कर पा रही है। तो ये चारों फैक्टर है, वो सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में जो अपन मैंने समझाया उसी के बारे में अभी लिखा है, ठीक है। ठीक है, अब देखो परिवार जो क्या होते हैं, पहली बात परिवार क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। एक तो श्रम प्रोवाइड करते हैं, लेबर, और भूमि के भी स्वामी होते हैं देखो बहुत सारे परिवारों के पास, जैसे मैंने बोला कि 100 करोड़ 100 बीघा ज़मीन होती है, तो ये भी तो बहुत बार कंपनियों को डायरेक्ट प्रोवाइड करती है। देखो एक तो कंपनी कहाँ जाएगी, सरकार से लेती है। दूसरा भाई इन लोगों के पास भी तो ज़मीन लेने आ सकती है ना, लिया जा सकता है फर्म यहाँ पे आके। तो परिवार के लोग फर्म को श्रम के रूप में संसाधन उपलब्ध कराते हैं तथा उसके एवज में आय प्राप्त होती है। तो मैंने बताया था मासिक वेतन मिलता है। इस आय के माध्यम से उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपभोग व्यय करते हैं। मतलब सबाई सी बात ध्यान समझना, जब मान लो कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं दृष्टि में काम कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, अपना श्रम दे रहा था वहाँ पर लेबर, ठीक है, या सर मान लो सेवा मान लो, ठीक है। सेवा मतलब इन द सेंस कि मैं भाई मेरा जो है बुद्धि का उपयोग करते हुए वो कर रहा था एक तरीके से लेबर ही मान लो, ठीक है, श्रम कर रहा था, उसके बदले पैसा मिल रहा था, ध्यान समझना। अब मुझे पैसा मिला तो मैं क्या करूँगा, पैसा वैसी बात भोग करूँगा भाई, कपड़े खरीदूंगा, खाने पीने का सामान खरीदूंगा, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। अब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, अभी कंज्यूम कर रहा हूँ, तो जो फर्म लगी हुई है, मान लो कपड़ा बनाने की जो फर्म लगी है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उपभोग की आवश्यकता पूरा करने के लिए उपभोग व्यय करते हैं। तो वही है कि मैंने कपड़ों पे खरीद किया, खाना पे खरीद किया, मैं मूवी देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब फर्म क्या होता है कि उत्पादन इकाई होती है। तो वही बता, जैसे मतलब कपड़ा के बनाने की कोई फर्म लगी है, ठीक है, मालूम मैं उसी में जाके काम कर रहा हूँ, या मालूम मैं दृष्टि में काम कर रहा हूँ, दृष्टि की बुक मालूम मैं मार्केट खरीद के लाए उसी से। तो फर्म एक उत्पादन इकाई होती है जो वस्तु एवं सेवा को उत्पादन करती है। जैसे दृष्टि वाली जो है सेवा हो गया मान लो, और वस्तु का जैसे मान लो कि कोई कपड़े के है, ठीक है, जैसे मान लो कि पीटर इंग्लैंड होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फर्म द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निवेश व्यय किया जाता है, ठीक है। पैसा बात है, जो उद्यमी लोग हैं वो पहले क्या लगाएंगे, वहाँ पे पूंजी लगाएंगे ना, कैपिटल अपना, ठीक है। तो निवेश करते हैं, ताकि निवेश करेंगे तब क्या बनेगा, लाभ बनेगा, ठीक है।
तो निवेश करते हैं वहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए। सरकार क्या करती है? सरकार परिवार और फर्म के कल्याण के लिए कल्याणकारी व्यय करती है। तो मैंने बोला कि कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, तथा सरकार को परिवार एवं फर्म से टैक्स के रूप में आय प्राप्त होती है। तो मैंने बता ही दिया था कि टैक्स मिलता है, इधर परिवार से भी मिलता है, फर्म से भी मिलता है। ठीक, तो ये मैंने सारा बता ही दिया था एक आपको सारा। ठीक है, फर्म का द्विचक्रीय प्रभाव या 2 सेक्टर फर्म। ठीक है, अब देखो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड अपना क्या कर रहा है? ठीक है, ध्यान समझ रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था कि देखो ये हाउस होल्ड है और इधर मान लो कि फर्म है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये अपने को क्या करेंगे भाई? अपनी लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे भाई? स्वाभाविक सी बात है, इनको एक आय जो है पेमेंट भुगतान करेंगे, तो इनकी आय होगी। जब इनकी आय होगी तो भाई स्वाभाविक बात है खरीदेंगे, उपभोग करेंगे, कंज्यूम करेंगे तो फिर इनसे इन कंपनी के पास ये आय आ जाएगी। ध्यान समझना, फिर से वापस से क्या करें? इनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो समझ बात है और ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सर्किल है वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आय का चक्रीय प्रभाव। अब देखो मैंने वो सारी चीज़ मैंने उसी टाइम समझा दी थी। अब इसमें गवर्नमेंट भी आ जाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ से भी टैक्स ले रही है, यहाँ से भी टैक्स ले रही है, और इनको क्या कर रही है? ठीक है, गवर्नमेंट क्या करे? जैसे मान लो कि इनके लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। ठीक है, या गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर रही है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सरकार का जो है त्रिचक्रीय प्रभाव हो गया, तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, अब देखो ये बता, अभी तक कोई दिक्कत किसी को? कोई समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं फिर बता रहा हूँ, बेसिक्स चीज़ें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ तक पढ़ेंगे अपन, पे कल फाइनेंशियल मार्केट है, ये सारा यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, बैंकिंग वैंकिंग सब इसमें आ जाएगा फिर। ठीक है, चलो। अरे बता, अभी तक समझ में आया नहीं आया, या मैं ऐसे रामायण पढ़ते जा रहा हूँ? आ गया सर। कोई दिक्कत? अरे एनसीईआरटी नहीं। पढ़े होते हैं ना तो और अच्छे से समझ में आता। मैं फिर बता रहा हूँ, लापरवाही अगर मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैं काम बोलूँगा वो नहीं किए ना तो फिर दिक्कत होगी। मैं फिर बता, जिनको दिक्कत हो रही है वो रीज़न यही है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें दिए है उधर एनसीईआरटी में। ठीक, अब देखो सुनो, अभी देखो ये वाली जो स्वतंत्रता के समय बात की, ये अभी देखो 11th क्लास के एनसीईआरटी का। अरे चाहे कोई भी टीचर, मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी को ही बेस बना के पढ़ाते हैं, इसलिए समझो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मस्त है। ठीक है, तो ये साइलेंट करो अपनी तरफ से कौन। ठीक है, अब देखो सुनो, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति याद रखना कि पूरा एक चैप्टर है। 11th क्लास के एनसीईआरटी जाके पढ़ो, उसकी ये पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, पूरे बुक ही वो सारे इसी के लिए बनी है। तो प्राइमरी सेक्टर में उस टाइम क्या था, ये डाटा याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये काम एनालिटिकल जो अप्रोच है, आंसर राइटिंग में भी काम आएगा, ऐसे में भी काम आएगा, कल इंटरव्यू में भी काम आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये डाटा जो है भाई, भारत की उस टाइम क्या स्थिति थी जब 1947 में एजुकेशन का क्या था, ये सारी चीज़ें उस टाइम को डाटा पता होना चाहिए मेरा। फिर बता रहा हूँ, तो उस टाइम क्या था, प्राइमरी सेक्टर अपन जानते ही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके पर। तो इसमें क्या है, कुल श्रम शक्ति में से लगभग मान लो कि 100 लोग थे उस टाइम, तो 70 लोग सोचो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। 70% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर थे। बहुत मतलब बहुत भयंकर संकट था उस टाइम, इसलिए तो बोला जाता है कि भारत गाँव में निवास करता था। ठीक है, सोचो जब अकाल आ जाता था तो भाई पूरा भारत भूखा मर जाता था। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि 70% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। आज भी मैं बता रहा हूँ ना, जाके डाटा देख लेना, अभी भी ऐसा बोला जाता है कि लगभग 49 to 50% लोग भी आज भी एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तो बहुत खतरनाक स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना जीडीपी रेशियो है, जैसे अब जीडीपी में योगदान कितना एग्रीकल्चर, 14 से लेकर 18% के समथिंग। तो बोला जाता है जितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उतने ही लोग कम लोग, मतलब भाई इसमें लोग भी इतने लगे होने चाहिए 15% के समथिंग, पर उल्टा हो रहा है। सोचो 3 गुना लोग इसमें लगे हुए। इसीलिए सोचो कि एग्रीकल्चर जो इनकम, इसलिए बता रहा हूँ, किसान लोग है ना ज़्यादा कभी पैसे वाले नहीं बन सकते। अब ध्यान से समझो, खुद ही सोचो कि जीडीपी में मान लो कि एग्रीकल्चर की जो कमाई हो रही है वो है 14 से लेकर 18%। ठीक, मैं एक मोटा मोटा ही मान के चलता हूँ कि 15 रुपये मिल रहे हैं। ध्यान समझ रहे हैं चीज़ को। और सोचो कि लोग लगे हैं 50। ठीक है, सोचो तो एक लोग के लिए कितना सा पैसा बचेगा, आप सोचो। तो ये काट लो, 3 10 0.3 रुपये, सोच लो। अब वहीं सर्विस सेक्टर का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो ये चीज़ समझना,
सर्विस सेक्टर में लगभग जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 50 के समथिंग है, ध्यान समझना। और इसमें तुम्हें पता है लोग कितने लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो लगभग 50% लोग तो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लगभग 30% के समथिंग जो है मैन्युफैक्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, ठीक है। 30% के समथिंग का 20% लोग ही लगे। तो अब सोचो 2.5 रुपये इनको मिल रहे हैं और कहाँ 0.3 रुपये। यही अंतर होता है। जो किसान रहता है उसका इनकम कभी नहीं बढ़ सकती। जो मैं कल में बता रहा था कि भाई ये सरकार है बोल रहे कि हम दोगुना करेंगे। ये चीज़ समझो। सर्विस सेक्टर में कितनी कम है। मैं फिर बताऊँ, जैसे मेरा एक दोस्त है कोल इंडिया में जॉब लगा है, उसकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख रुपए है। सोचो कभी कोई किसान देखा जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हो? छोटे किसान, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ सोचो। कोई डॉक्टर है, कोई मान लो मेरे बहुत सारे दोस्त है जो इंजीनियर है, तो आज लगभग किन्हीं का 20-20, 25-25 लाख का पैकेज भी है। बहुत सारे तो मतलब मैं तो अपने जानकार में बता रहा हूँ करोड़ों में भी होता है। तो ये चीज़ समझो। यही कारण है कि कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम नहीं बढ़ सकती। इनकम बढ़ाने का तरीका देखो, ध्यान से समझना। अब ये चीज़ समझना कैसे इनकम बढ़ाई जाएगी। इनकम बढ़ाने का तरीका है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम बढ़ानी है। भाई 15 रुपये कमा रहे हो, कोई बात नहीं। अगर सोचो कि 15 लोग ही इसमें लगे रहे तो स्वाभाविक बात है कितना हो जाएगा, 1 रुपये कम हो जाएगा। और लोगों को कम करो, इसमें 10 लोगों को करो तो 1.5 रुपये मिलने लग जाएगा। और कम को करो तो 5 ही लोग रहो, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा यूज करो तो 3 रुपये कमाई हो जाएगा। तब जाके सर्विस सेक्टर को टक्कर दे पाएगा। तो ये काम है। इसीलिए तो बोला जाता है कि भाई अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए हैं उनको बाहर निकालो और उनको मैन्युफैक्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर की तरफ मूव ऑन करवाओ। तब जाके भारत एक विकसित देश बन सकता है। जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर पर अपन ज़्यादा डिपेंडेंट रहे तो चीज़ें सही नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखो 1947 में 70% लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर थे। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 43% भाग पर कृषि कार्य होते थे। याद रखना ये चीज़, 43% भाग पर एग्रीकल्चर का ही काम हो रहा था। अभी काम हो गया होगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक। भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक था तो स्वाभाविक सी बात है। अब दबाव तो अधिक हो गया, सोचो सारे लोग 70% लोग इस ज़मीन पर निर्भर है। सिंचाई साधनों का अभाव था, यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में। सोचो कुओं से सिंचाई हो रही थी उस टाइम, कहाँ। इसीलिए देखो ना आज जो अपन झेल रहे हैं जल संकट की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें झेल रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उस टाइम था ही नहीं यार। किसान सोचो 70% लोग खेती ही कर रहे थे और सब सोचो कि सिंचाई साधन भी अपने पास इतने अच्छे नहीं थे, कुओं से जो है सिंचाई किए जा रहे थे। और उस टाइम याद करो डीजल पंप चला करते थे। मैं भी, मुझे अच्छे तरीके से याद है, हमारे गाँव में मेरे 2003 में पानी भी दिया था। डीजल पंप से किया जाता था, निकाल के डीजल पंप से पर्यावरण को भी पॉल्यूशन हुआ है बहुत ज़्यादा। अब सोचो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही थी उस टाइम, केरोसिन पे, इन पे सब पे। तो ये जल संकट भी हुआ, पर्यावरण प्रदूषण भी हुआ। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। पे इंदिरा गांधी जो 1972 में जाके मांग उठाती है कि नहीं पर्यावरण प्रदूषण, ये सारी चीज़ें भारत में देखना, जो जितने भी 1972 के बाद में ये सारे एक्ट, जल प्रदूषण एक्ट, पर्यावरण को लेके सारी चीज़ें तभी बनती है, फॉरेस्ट सब चीज़ों को लेके। उसके बाद में सोचो 20 साल तक कुछ चल ही नहीं रहा था और उत्पादकता का निम्न स्तर बना हुआ था। प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। प्रोडक्टिविटी ध्यान समझना, जैसे मान लो एक खेत है, रियलिटी में इस खेत में अगर अच्छे से खेती हो तो ये 10 बोरी करके अपने को उत्पादन दे सकता है। मतलब रियलिटी में उस टाइम क्या हो रहा था, लोग लगे हैं 10 लोग, ठीक है, बोरी उत्पादन हो रहा है 1 ही, तो उत्पादकता ही कम है। क्यों कम है? वैसे समझ में आता है कि अपन आधुनिक जो तकनीक है, जीएम क्रॉप्स यूज नहीं कर रहे थे, मान लो कि जेनेटिक मॉडिफाई जो है वो अपन फसल यूज नहीं करते। आज भी यही दिक्कत है सबसे बड़ी भारत के किसानों की, एक तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एग्रीकल्चर में निवेश की कमी है। अब इसीलिए मैं बता दूँ, आगे जब अपन मेंस वाला सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें यही सारी चीज़ें आएगी। एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम जब देखेंगे तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। एक तो बात क्या है कि भारत में टुकड़े हो जाए, जमीन का विखंडीकरण हो चुका है। विखंडीकरण हो चुका तो स्वाभाविक सी बात है कि निवेश नहीं हो पाएगा उसमें, कि छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे किसान हैं, तो कौन उसमें पैसे लगाएगा। इस कारण से प्रोडक्टिविटी कम हो तो वैसे स्वाभाविक सी बात है प्रॉफिट कभी बढ़ेगा ही नहीं। प्रॉफिट बढ़ाने का एक तरीका तो ये भी है ना भाई, आप इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो। अब मान लो पहले एक किसान के पास मान लो 1 ही बोरी हो रहा था और वो 100 रुपये कमा रहा था। अब सोचो उसी खेत से उसको 10 बोरी मिलने लग जाए तो 1000 रुपये कमाएगा ना। ठीक है, उसको मान लो मशीन में लग गया, 100 रुपये लग गए, फिर भी तो 800 रुपये का प्रॉफिट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सरकार को इसलिए बोला जाता है कि कर्ज माफ़ी मत करो भाई, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, सिंचाई सिस्टम अच्छे से कर दो। और हमेशा जो ये सरकार जो करती रहती है कर्ज माफ़ी, ऋण माफ़ी जो करती रहती है, बहुत खतरनाक तरीका है ये, और उनको अपंग बनाना होता है किसानों को। इसलिए बहुत सारे जो जानबूझ के विलफुल डिफ़ाल्टर बन जाते हैं। कुछ उनको पता है कि सरकार चुनाव आएगा और सरकार
ऋण माफ़ कर देगी? अभी देखो जैसे कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है, राजस्थान में कर रही है, ये गलत है। मैं फिर बता रहा हूँ। और यही बहुत सारी चीज़ें तो वोट बैंक की राजनीति के कारण बहुत सारी चीज़ें देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ तक लेके चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये चीज़ याद रख लेना। इसलिए तो बोला जाता है गठबंधन की सरकारें जहाँ बनती बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है, फिर देश प्रोग्रेस नहीं कर पाता। फिर वो क्या होता है कि अपनी अपनी मनमानी बातें मनाते रहते हैं वो लोग। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र का क्या हालात था जब भारत आज़ाद हुआ था? कुल राष्ट्रीय आय का केवल 6.6% भाग फैक्ट्री क्षेत्र से आता था। सोचो, मैन्युफैक्चर सेक्टर तो सोचो 6.6% था, और कुल कार्यशील जनसंख्या का 1.8% भाग फैक्ट्री में कार्य था। सोचो 70% लोग तो तब इधर ही लगे हैं, तो सब ऐसी बात है, यहाँ पे कहाँ बचेंगे लोग? तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण तथा अंतर औद्योगिक दृष्टिकोण से औद्योगिक विकास असंतुलित था, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे याद रखना। एक तो अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण, जैसे मान लो कि बिहार में ही है, बिहार का भी, जैसे मैं यूपी का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूपी का जो वेस्ट बेल्ट है यही डेवलप है। कहाँ पूर्वी क्षेत्र में आज भी देख लो बहुत बुरा हाल है, यूपी का पूर्वी इलाका। ठीक है, तो दूसरी बात है कि भाई यहीं पे आज भी गवर्नमेंट यहीं पे ध्यान दे रही है, यहाँ पे कहाँ ध्यान देती है गवर्नमेंट? तो अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण तथा अंतर औद्योगिक दृष्टिकोण से औद्योगिक विकास असंतुलित है। आज भी देखो ना कि यहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इधर सारी चीज़ें, गाजियाबाद है, सारी थी, इधर कहाँ देख लो यूपी के पूर्वी भाग में। तो ये सारी दिक्कत है भारत में। दूसरी बात, भारत में पूरे इंडिया में आप देखोगे कैसे मुंबई में है, किस महाराष्ट्र में, गोवा में, इधर ज़्यादा। आज देखो एमपी में कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कहाँ हो रहा है, कुछ कुछ सेक्टर छोड़ दिया जाए तो। बिहार में कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, यूपी पूरे क्षेत्र में कहाँ हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ग्रामीण उद्योगों में विशिष्टीकरण का अभाव था, जबकि शहरी उद्योगों में श्रम विभाजन होता था। ठीक है, मतलब ये है कि गाँव में जो भी होता था स्पेशलाइजेशन की कमी थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि उसमें ऐसा कुछ ही नहीं था। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि उस टाइम क्या था कि ग्रामीण जो जितने भी उद्योग थे उसमें स्पेशलाइजेशन की कमी थी। ठीक है, वहाँ पे मतलब जैसे ग्रामीण जो कुटीर उद्योग थे, छोटे मोटे उद्योग थे, वही थे। ठीक, जबकि शहरी उद्योगों में श्रम विभाजन का, यहाँ पे मतलब लेबर का डिवीजन होता था। ठीक है, जैसे मान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जैसे मान लो स्वाभाविक सी बात है, कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है तो उसके काम बटा हुआ होता था। जैसे मान लो कि गांव में, याद रखना, जैसे मान लो टेलर का काम कर रहा तो वो सिलाई भी कर रहा है, कटाई भी कर रहा है, सारा काम वो कर रहा है। परंतु जब शहरों में वही टेलर जब आता तो उसको एक ही काम दिया जाता कि तो आप सिलाई करो या कटाई करो, कुछ ये बटन लगाओ, ये काम करो। तो ये चीज़ समझो। ठीक है, तो आगे था राष्ट्रीय आय की संरचना कैसी थी। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों याद रखना कि उस टाइम इतने लोग लगे हुए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय की संरचना कैसी थी? अब देखो राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय निकाला जाता है कि टोटल इनकम होती है, ठीक है, उसको जितनी पॉपुलेशन होती है उससे डिवाइडेड किया जाता है। ठीक है, तो सब ऐसी बात बहुत कम निकलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय का 50% से अधिक हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता था। मतलब ये मान के चलो कि जीडीपी में उस टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन जो था 50% से लगभग उतना था। परंतु आज कितना है कि तो 14 से लेकर 18 के समथिंग ही बोला जाता है। पर याद करो कि 1947 में सेवा सेक्टर था, सर्विस सेक्टर था, उसका योगदान नगण्य था। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा था ही नहीं। ठीक है, परंतु आज उल्टा हो गया। आज जो है सर्विस सेक्टर 51% के समथिंग है, ये अपन देखेंगे आगे। ठीक है, परंतु उस टाइम सोचो था ही नहीं आज़ादी के टाइम में। अति निम्न प्रति व्यक्ति आई थी, व्यापक स्तर पर गरीबी थी। सोचो सब ऐसी बात है, ध्यान से समझना कि उस टाइम क्या हो रहा था कि मान लो कि बाहर की जैसे जीडीपी थी वो 100 रुपये थी, और लोग मान लो कि उस टाइम मान लो कि 1 लाख लोग हैं। ठीक है, ठीक है, तो 1 लाख लोग, तो सोचो इसमें कितने रुपये पाते आएंगे? बहुत कम रुपये पाते आएंगे, 0.00001। ठीक, अब स्वाभाविक सी बात है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को बाहर की जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी ना। तो इसको जीडीपी को बढ़ाओ, इसको 10,000 करो, 1 लाख करो, 10 लाख करो, 10 करोड़ करो, तब जाके ये चीज़ें प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और जब प्रति व्यक्ति आय, स्वाभाविक सी बात है, जब कमी होगी, इसमें भी असमानता होती है भाई, तो स्वाभाविक बात है गरीबी जो है बहुत बड़े लेवल पे रहेगी।
ठीक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो सारे पॉइंट बनाए गए वो एनसीईआरटी से बनाए गए हुए हैं ये सारे पॉइंट, ठीक। आधारभूत संरचना कैसी थी उस टाइम आज़ादी के टाइम में भारत की। और ये बहुत बड़ा दुविधा है कि जैसे मान लो ना, अंग्रेजों ने जैसे मान लो कुछ चीज़ें अच्छी की, पर कुछ चीज़ें बुरी तो की थी, पर कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। जैसे रेलवे का जितना विकास अंग्रेजों ने किया था, याद करो 1854 में लगभग सबसे पहले ट्रेन बनती है, वो 1947 तक जो इन्होंने विकास किया, आज 1947 से लेके 2023 तक भी है ना, भारतीय गवर्नमेंट इतना काम कर नहीं पाई है जितनी इन्होंने पटरियाँ बनाई। आज भी उन्हीं पटरियों पे जो है ट्रेनें दौड़ रही। यही सबसे बड़ा कारण कि आज भी भारत में सोचो कि ट्रेन में आप बैठने के लिए आपको वेटिंग, मान लो कि वो टिकट लेना पड़ रहा है, सीट नहीं मिलती है। जनरल डब्बा कितना बुरा भरा रहता है, स्लीपर डब्बा तो और बुरा हाल होता है। जब मान लो कि त्योहारी सीजन होता है तो उसमें सोचो कि टिकट ही नहीं मिलते हैं। तो सोचो अंग्रेजों ने उस टाइम मान लो, जैसे मान लो कि 100 रेलगाड़ी शुरू की, तो आज जो इतने आज़ादी के 75 साल के बाद में भारत ने 10 ट्रेनें नहीं शुरू की है, आप उठा के देख लो। तो ये डाटा फैक्ट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप वो पढ़ोगे ना, विपिन चंद्रा आप आज़ादी के बाद भारत, उसकी बुक उसमें है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया की। तो रेलवे, दूरसंचार, सड़क आदि क्षेत्रों का विकास हुआ, परंतु वे पर्याप्त नहीं हुआ, ठीक है। ये बात तो है कि सड़कें उस टाइम कहाँ, ग्रामीण लेवल पर। आज भी सोचो बहुत सारे गांव ऐसे हैं भारत में, और तो प्रधानमंत्री सड़क योजना जब चली, जब ये योजना चली तब जाके आज गाँवों को जोड़ा गया, मुख्यालयों से, जिलों से जोड़ा गया, नहीं तो कहाँ थी पहले, थी नहीं। तो सोचो प्रधानमंत्री सड़क योजना 2003 में चली थी, उससे पहले सोचो भारत सो ही रहा था। हकीकत बता रहा हूँ, आज भी ऐसा नहीं, आप भी मिल जाएंगे, पर तो अब ठीक है, प्रधानमंत्री सड़क योजना लगभग रेगुलर चल ही रही है, तो इसका भी प्रभाव है। शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, बहुत बुरा हाल था। भारत की उस टाइम 10 या 14% के समथिंग ही एजुकेशन था। ये अंग्रेजों की सबसे बड़ा कमी थी कि भारत को शिक्षित करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। स्वास्थ्य का बहुत बड़ा हालात था कि भारत में सोचो कि अस्पताल थे ही नहीं, मतलब वही थे बड़े। आज जिस लेवल पे आप देख पा रहे हो मोहल्ला क्लिनिक, जिस टाइप के कॉन्सेप्ट आ गए, उस टाइम कहाँ थे। यही कारण है कि उस टाइम के जो लोग थे वो जो मतलब कि झाड़ू फूक होता था, इनमें विश्वास करते। तो क्यों करें भाई, करेंगे ना भाई, स्वास्थ्य था ही नहीं उस टाइम। मेरे को तो पता है, मेरी दादी इसीलिए ख़त्म हुई थी कि उस टाइम मेरे दादा लोग थे, तो मतलब 1991 की बात है। उस टाइम पहली बात तो अस्पताल इतने ज़्यादा होते नहीं थे, तो किसी ने बोल दिया कि अगर आप इसका ऑपरेशन करवाओगे, उस टाइम ऑपरेशन करवाना है, सही बात है। उस टाइम है ना, डॉक्टर भी इतने ज़्यादा थे नहीं भारत में। सोच रहे आजकल मेडिकल, अभी तो एम्स वेम्स सब अभी भी बने ना, अभी उठा के देखो। एलपीजी रिफॉर्म के बाद मेडिकल इंस्टीट्यूट है, सारी चीज़ें बनी। तो उस टाइम ऐसा होता था कि लोगों में, गाँव के लोगों में विश्वास नहीं था कि भाई, ऐसा माना जाता था, ऐसे रहता था कि भाई जो ऑपरेशन कराने के वो मर गया। तो उस टाइम मेरा ऐसा था, मेरे दादाजी का मान लो कि ऑपरेशन कराया नहीं गया, तो बाद में ख़त्म हो गया, उसको कैंसर वैंसर कुछ था जो भी है। तो ये चीज़ मेरे समझने मतलब समझो कि उस टाइम भारत की स्थिति ऐसी थी, इसीलिए भारत के लोग झाड़ू फूक, धर्म वरम, इनमें ज़्यादा विश्वास करते थे। और आज भी यही बहुत बड़ा कारण है, एजुकेशन ना होना और स्वास्थ्य के जो सेक्टर है। भाई सभी बात है, आज अगर आप मान लो कि हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे से नहीं मिलेगा, तो आज भी लोग झाड़ू फूका इसी पे विश्वास करेंगे। यही बहुत बड़ा कारण। आज आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में चले जाओ, आज भी लोग क्यों विश्वास करते हैं इनमें। जैसे मान लो कि मैं तो क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान समझे मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे बागा बागेश्वर वाला धाम है, या मान लो कि राम रहीम है, ये लोग क्यों पॉपुलर हो रहे हैं आज भी। एक तो शिक्षा नहीं है अच्छा है इंडिया में, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे नहीं है। भाई देखो, इंडिया में जो हेल्थ को जो बोला जाता है वो भाई समझ में बात है कि ठीक है भाई, चोट लग गई, बुखार हो गया, यही है। अरे भाई, एक मेंटली भी हेल्थ होती है, ये कोई नहीं देख रहा है। अरे ये नहीं देख रहा तो फिर ये बाबा लोगों के पीछे लोग भागते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया में। फिर बता रहा हूँ, ये कमी है हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होने के कारण, एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं होने के कारण। लोग अपनी थोड़ी सी अपनी इच्छाएं है जो है उनके पास, इसलिए जाते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों पे जब तक काम नहीं होगा तब तक देश में ये सारी चीज़ें हैं, ये चलती रहेगी। इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया में भाई स्वाभाविक सी बात है कि विकास हो, तब विकास हो तो लोगों का विकास होगा, लोगों का विकास हो तो मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा तो स्वाभाविक बात है जो रूढ़िवादी परंपराएं, मानसिकता है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। और जब तक नहीं होगा तब तक कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। विदेश इंडिया में वर्ल्ड कप जो हारा इंडिया ना सर, तो उसके लिए भी बाबा जी के पास जाते हैं कि इंडिया जीतेगी कि नहीं जीतेंगे। बीमारी का तो भाई, हाँ वही भाई, वहाँ अच्छा खेलोगे तो जीतोगे। तो भाई वर्ल्ड कप जीत जो भी है, कर्म करोगे तो ठीक है, वो छोड़ो बात, ठीक है। अब आगे देखो, विदेश व्यापार उस टाइम भारत का क्या था। सब ऐसी बात है, भारत उस टाइम जब आज़ाद हुआ ही था गुलामी से, तो सब ऐसी बात है विदेश व्यापार कहाँ से करेगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बच रही थी, मिक्स इकोनॉमी पे अपनाए थे अपन।
विदेशी व्यापार मुख्यतः इंग्लैंड तक ही सीमित था, क्योंकि इंग्लैंड से ही उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट पहले से भी, देखो ध्यान से, इंग्लैंड तक क्यों सीमित था, क्योंकि इंग्लैंड से ही तो पहले आज़ादी से पहले तो सारा व्यापार वहीं से हो रहा था ना, यहीं कच्चा माल लेके जाते थे, कच्चा माल फिर यहाँ पे पक्का माल यहाँ देते थे, तो व्यापार तो चल रहा था। ऐसे चले कि भाई भारत में वो अंग्रेज चले गए तो व्यापार तो चलता रहेगा ना। तो ये एक बहुत बड़ी सीमित था, इंग्लैंड तक ही सीमित था। कृषि से संबंधित उत्पादों को कच्चे माल के रूप में निर्यात किया जाता था, तो वही होता था पहले भी, यही लोग निर्यात करके ले जाते थे, क्योंकि इनको ज़रूरत थी, क्योंकि यूरोप में जो लैंड है वो कमी है, लैंड की कमी है, तो समझ भी बात है कि वहाँ पे जो उद्योग ज़्यादा है ना, एग्रीकल्चर लैंड कम है, तो वहाँ पे उनके खान पीन मसाला इन चीज़, भारत तो प्राचीन ज़माने से ये चीज़ें करते आ रहा था। ठीक है, निष्कर्ष है, भारतीय अर्थव्यवस्था पराश्रित अर्थव्यवस्था बन गई थी। पराश्रित का मतलब होता है कि दूसरे पर आश्रित होना। भारत के पास ज़्यादा कुछ था नहीं, ना पैसा था, ना तो कुछ नहीं था। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी स्टार्टिंग में। याद करो 1965 के दौर में, उस टाइम इतना बुरा हाल हो गया था, भारत को अनाज मंगाना पड़ा था देश की भुखमरी के लिए। अमेरिका ने सड़ा गला अनाज भेजा था भारत को। सोचो, जो वो अपने जानवरों को खिलाते थे, वो यहाँ के सोचो मनुष्य के लिए भेज रहे हैं खाने के लिए। इसीलिए फिर MS स्वामीनाथन है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, अब की बार मेंस में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो ये चीज़ समझो। तो फिर हरित क्रांति आई, इसमें आत्मनिर्भर बने अपन। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। एग्रीकल्चर भी अपन सोचो, इतने लोग लगे थे फिर भी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, जनता की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अकाल आ जाता था भारत में। क्यों आता था अकाल? इरिगेशन सिस्टम अच्छे से नहीं था, भुखमरी थी। ठीक है, बीमारियाँ फैल जाती थी, प्लेग व्लेग आ जाता था। कोरोना काल में जितने लोग मरे उससे ज़्यादा तो लोग भारत में जिस टाइम प्लेग व्लेग आता था उससे मर जाते थे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, भारत आश्रित था दूसरे देशों पे बहुत सारी। आज ही देखो बहुत सारी दवाइयाँ होती है, सारी चीज़ें होती है, सब भारत बाहर से मंगा रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे, ठीक है, मेरा मानना 2050 के बाद बहुत चीज़ें ठीक है, एक अच्छे लेवल पे जाएगा इंडिया। अभी तो नहीं, अभी बहुत टाइम लगेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इस टाइम में जैसे मान लो आज अपन करें 2023 में, अरे 20-25 साल में फिर वही गठबंधन वाली सरकारें बनी ना, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा देश, फिर 50 साल पीछे चले जाएगा देश। इतना ईजी नहीं है गठबंधन सरकारों को लेकर चलना, क्योंकि गठबंधन सरकारों में करप्शन और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है, जातिवाद, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप देख लो जहाँ पे गठबंधन सरकारें रही है वहाँ बहुत बुरा हाल होता है, इतना ईजी नहीं है। आप उठा के देख लो, जब इंदिरा गांधी की खत्म, जब राजीव गांधी का सरकार गिरती है, उसके बाद में देखो जो भारत का हाल हुआ, ये हो गया था अपने 10 दिन का भी तेल मंगाने के पैसे नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इंग्लैंड में होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के लक्षण विद्यमान थे। तो कि आज़ादी होने के बाद में भी उपनिवेशवाद, मतलब आज ही भारत वो लोग यूज कर रहे थे भारत को, ठीक है, एक उपनिवेश के रूप में। साम्राज्यवाद था कि वो भारत को वैसा मान रहे थे। ठीक है, तो भारत का शोषण हो रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं इसलिए मैं बोला था 9, 10, 11, तो ये NCERT इसका सार है, ये अपने जो पढ़ा। अब ये चीज़ें आगे जो पढ़ेंगे डेवलपमेंट है, ये NCERT में नहीं, ये मिलेगा थोड़ा बहुत 12th की में। ठीक है, ये थोड़ा बहुत मिलेगा 11th वाली में मिलेगा आपको, और ये 10th में मिलेगा, बैंकिंग सिस्टम ये सारी चीज़ें। तो ये कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। समझ में आया नहीं आया बताओ। ये अपना जो मूल्य निर्धारण करती है, हाँ समझ में आ रहा है आपको? ये जो अपना मूल्य निर्धारण करती है MS की सरकार, CACP बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, वो करती है। तो इसमें आलू प्याज टमाटर, हाँ आलू प्याज टमाटर ये तीनों है या और कुछ भी है? नहीं, ये है ही नहीं, क्या बात करें आप, इसमें है ही नहीं। इसमें तो भाई वो गेहूँ आता है, बाजरा है, रागी है, ये दालें आती है कुछ कुछ, वो सब होता है ना। आलू प्याज सब्जियाँ सही उसमें इंक्लूड है, उसमें फसलें इंक्लूड है MS में। एक होता है ना, जैसे कि आलू का और प्याज का मूल्य निर्धारण सरकार करती है, नहीं? अरे वो उसमें निर्धारण नहीं करती सरकार, क्या करती है कि TOP स्कीम के तहत उसमें खरीद लेती है, जब बाजार में ज़रूरत पड़ती है तो उसके अनुसार करती है, परंतु ऐसा नहीं उसके लिए MSP जारी करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है वो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ये वाइंड अप किया जाए फिर यहीं पे। ठीक है, और मैं फिर बार बता रहा हूँ कि NCERT पढ़ो, और मैं फिर बार बता रहा हूँ NCERT मन मुझे पक्का पता है तुम लोगों में से किस किस ने पढ़ा है, बताओ। नगीना तुमने कहाँ तक पढ़ा? 9th वाला ही कंप्लीट किया था कल ही, आज तो मैं पेपर कर रही थी ना। तो बस यही करो,
मैं फिर बता रहा हूँ 9th 10th 11th पढ़ो, ये जो सारी चीज़ें आज मैंने पढ़ाई है ये लगभग लगभग सारा सार है, और आगे जाके मैं फिर बता रहा हूँ 9th 10th 11th पढ़ लो तो चीज़ें समझ में आएगी, एटलीस्ट एक बार रीडिंग मार लो। कल करके आएगी और सर। पीटी के क्वेश्चन पे देखो ताकि पता लगे कि अपन सही डायरेक्शन जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। पीटी प्लस मेंस की क्वेश्चन देखो, मैंने पढ़ रखी है सर, ठीक है। और लोग कहाँ, पूजा पढ़ी, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ पढ़ लो। ये नोट्स किसके हैं? ये नोट्स एक ही अराउंड वाले हैं, तो वो मैंने भेजा तो था ग्रुप में, ठीक है। तो चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा।